Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama हरे कृष्णा मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल cowgrazing.com से आज मैं एक बहुत ही अद्भुत गुरुकुल में आपको लेके आया हूँ, जो बसा है रांची झारखंड में कुटाम गांव में। ये गुरुकुल ऐसा गुरुकुल है जो एक MBBS डॉक्टर, ऑल इंडिया टॉप रैंकर श्री केशवानंद दास जी महाराज गुरु जी ने बनाया है। ये गुरुकुल को आप कह सकते हैं कि ये ज़ीरो बजट गुरुकुल भी है, क्योंकि केशवानंद जी जब यहाँ आए थे उनके पास कोई पैसे नहीं थे, ना कोई ज़मीन थी। उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा के हिसाब से वो आए, गांव वालों से बात की, गांव वालों ने उनको 500 एकड़ ज़मीन दे दी। उसी 500 एकड़ ज़मीन जो जंगल था उसका एक छोटा सा 4-5 एकड़ के भाग में इस गुरुकुल को स्थापित किया है। इस ज़मीन के आजू बाजू में 400-500 एकड़ ज़मीन है जो वो एक्सपांड कर सकते हैं अपने गुरुकुल को जब चाहें। वही गांव वालों के, आदिवासियों के बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं। इस गुरुकुल में दूसरे गुरुकुल के भांति सब कुछ है। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें नहीं हैं जो हम दूसरे गुरुकुलों में देखते हैं, बट वो भी चीज़ें हैं जो हमें गुरुकुलों में दिखनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल जो बोर्ड होते हैं, ऐसे BSc बोर्ड होता है, वो भी फॉलो करते हैं और वैदिक के सारे प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं। सारे जो भी हमारे अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, सब कुछ सिखाया जाता है और ये खुद केशवानंद जी सिखाते हैं और उनके जो सबसे बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आके सिखाते हैं। यहाँ पे 21 भाषाएं सिखाई जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अद्भुत है जो सिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फोकस किया गया है नेसेसिटी पे। मैंने देखा है भारत के गुरुकुलों में कि डायरेक्शन नहीं है, विजन नहीं है, इसलिए जो भी कुछ वैदिक है वो सिखाया जा रहा है, थोपा जा रहा है, जिसकी ज़रूरत शायद नहीं है। जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आती, पर क्योंकि वो वैदिक है इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण क्या हो रहा है कि भारत के गुरुकुलों में 70-80% चीज़ें ऐसी सिखाई जा रही है जो बेचारे को कोई काम आनी नहीं है, और बच्चा जब निकल रहा है तो उसे वो एकदम ब्लैंक है, मैं करूँ क्या, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं था पर उसे ज़बरदस्ती आर्टिस्ट बनाया गया। दुनिया भर के आर्ट सिखाए गए जो शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत कुछ और थी, उसकी इंटरेस्ट शायद और था। जिस बच्चे की एस्ट्रोलॉजी और दूसरे चीज़ों को देख के जो उसका फ्यूचर समझ में आता है, उस हिसाब से उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। किसी बच्चा जो इंजीनियर जैसा है तो उसे आर्टिस्ट बना के क्या फ़ायदा, और जो आर्टिस्ट है उसे इंजीनियर बना के क्या फ़ायदा। तो ये सब पहलू देखे जाते हैं और हर बच्चे पे काम करते हैं गुरुजी। यहाँ पे मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि मैंने जितने भी गुरुकुल देखे हैं उसमें ये एक ऐसा गुरुकुल लगा जहाँ पे जो गुरु है वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान है और उसने मटेरियल लाइफ, जो भौतिक लाइफ होती है, उसमें भी अव्वल नंबर पे काम किया है, पढ़ाई की है, और स्पिरिचुअल लाइफ जो अपनी भगवान की भक्ति की लाइफ है उसमें भी अव्वल नंबर की पढ़ाई और ज्ञान लिया है। ये दोनों का मिश्रण इनके अंदर है, इसलिए ये बहुत बढ़िया गुरुकुल चला पाए और इतना बढ़िया गुरुकुल की स्थापना की। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर ये सब बातें आगे हमारी गुरुजी से जो चर्चा हुई है उसके अंदर आएंगी तो वो आप देखेंगे। अभी हम गुरुकुल का थोड़ा सा एक छोटा 5-7 मिनट का दर्शन लेंगे, 500 एकड़ ज़मीन का, तालाबों का, नदियों का। यहाँ पे जो नदी है वो नदी में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद नहाए हैं। ये तालाब में जो कमल लगे हैं ये भी भगवान की सेवा के लिए ये अपने मंदिर में यूज़ करते हैं, जो गुरुकुल का मंदिर है, और बच्चों को मंदिर सेवा भी सिखाई जाती है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ हम देखेंगे। ये बनाना की खेती खुद गुरुजी कर रहे हैं, ये भी गुरुकुल का पार्ट है। तो बहुत कुछ अपने को देखने को मिलेगा अभी गुरुजी से चर्चा के समय। तो आप रुकिए और देखिए और फिर हम आपको चर्चा सुनाते हैं। हरे कृष्णा। Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया का पहला गुरुकुल है जहाँ पे गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो यहाँ पे ये सिंप्लिसिटी भी है और बहुत कम बजट में काम निकाल लेते हैं गुरुजी डॉक्टर केशवानंद जी। और यहाँ पे आप यहाँ गुरुकुल टीचर कैसे बनना है उसका 6 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं कम्प्लीटली फ्री में। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी अच्छा यूज़ हुआ है। झारखंड की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी की टीवी, सबसे बड़ी स्क्रीन, टच स्क्रीन जो गुरुजी यूज़ करते हैं इस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स और स्टूडेंट्स के लिए, वो भी यहाँ पे शामिल है। और बहुत कुछ है, अभी देखेंगे 1 मिनट का गुरुजी का कोर्स टीचर ट्रेनिंग का। हरे कृष्ण। हैबिट्स। हैबिट्स, अगर आप हैबिट्स से एस निकाल दोगे इट रिमेन्स, है ना। अगर आप हैबिट से अगर आप इट भी निकाल दो, अगर आप इट रिमेन्स, अगर ये भी निकाल दो इट रिमेन्स, HAB भी निकाल दो इट रिमेन्स। हैबिट्स को दूर करने का एक ही तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं, है ना। हैबिट्स को दूर करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है हायर टेस्ट। हायर टेस्ट क्या है? जब आप कोई चीज कर रहे हो और उस चीज से आपको ऊंचा अगर टेस्ट मिल गया, ऊंचा टेस्ट मिल गया तो आप वो छोटे चीज को छोड़ सकते, है ना। अगर ऊंचा टेस्ट नहीं मिला तो आप छोटे चीज को छोड़ नहीं पाओगे, है ना। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं गजानन अग्रवाल काउग्रेजिंग.com से। आज हम कुटाम झारखंड आए हैं। हमारे प्रिय मित्र श्री केशवानंद गुरु जी से मिलने। ये लगभग 1.5 साल हो गया हमें आगे। हाँ, लगभग 1.5 साल हो गया और काफ़ी डेवलपमेंट है। तो पहले तो डेवलपमेंट की डिस्कस कर लेते हैं। गुरुजी ने अपने आप को इतना एक्सपांड कर लिया यहाँ पे गुरुकुल को कि अब 4-5 स्टेट में गुरुकुल हो गए हैं और इनके बच्चे जो यहाँ पढ़ते थे वो यहाँ से जा के आगे जगह पे गुरुकुल बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। इस्कॉन
ने भी, ये इस्कॉन की प्रॉपर्टी नहीं थी, पर इस्कॉन की प्रॉपर्टीज में भी अब हमारे गुरु जी के गुरुकुल शुरू हो गए हैं। इंदौर इस्कॉन में भी, हैबरी इस्कॉन जो उडुपी के पास है वहां पे भी हो गया है, और इस तरह से एक्सपांड हो रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं जो आज हर देश प्रेमी, जो राजीव दीक्षित के भक्त रहे हो या जो अलग अलग ऐसे प्रचारकों के भक्त रहे हो जिनके दिमाग में ये शंका है, और उसको हम दूर करेंगे गुरुकुल संबंध में, खेती संबंध में, और जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब बताएंगे। तो पहली बात तो ये है, जैसे मैंने भारत में बहुत सारे गुरुकुल देखे, जो भारत के जो टॉप गुरुकुल्स हैं, जैसे गोपाल सुतरिया भाई के गुरुकुल है, हेमंत चंद्रा है, और इस्कॉन का भी हमारा एक मायापुर में गुरुकुल है, और भी बहुत सारे, कोल्हापुर का एक बहुत ही आलीशान गुरुकुल है। हमने इतने गुरुकुल देखे, समझे, सब अपने अपने स्थान पे बढ़िया है, वो अपनी तरफ से कोशिश बहुत बढ़िया कर रहे हैं। परंतु एक चीज मुझे जो खड़क रही है सब गुरुकुलों में, वो है कि टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है। उसका मतलब ये है कि जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो 40% लाता है, वो अपने एकेडमिक्स में 40% लाता है। अब उसको इंटरेस्ट है गुरुकुल कंसेप्ट में, वो आ जाता है गुरुकुल की पढ़ाई सिखाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत इंटरेस्ट है। पर होता क्या है कि वो गुरुकुल का जो वैदिक ज्ञान है उसे खुद एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, फिर स्टूडेंट को भी दे नहीं पाता है। तो वो इस तरह से एक मतलब मीडियम लेवल का गुरुकुल बनता है। भारत में मैंने जो खुद देखा है, ज्यादातर गुरुकुलों में टीचर्स जो है वो हाईली क्वालिफाइड या हाईली बैकग्राउंड के नहीं है, वो मीडियम बैकग्राउंड के हैं, और वो भी गुरुकुल में पढ़े नहीं है ज्यादातर, वो ज्यादातर एकेडमिक उनका है, नॉर्मल स्कूल सब में हुआ है। तो हमको क्या है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो जो वैदिक ज्ञान है उसका जो निचोड़ है वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। सब नाम के लिए चल रहे हैं, कोशिश चल रही है, पर एक बहुत सॉलिड चीज नहीं हो पा रही। जब मैं यहाँ कुटाम में आया, सबसे पहली चीज मैंने क्या देखी कि भारत के टॉपर, मेडिकल में टॉपर रहे, एमबीबीएस डॉक्टर हिमसेल्फ, अपने डॉक्टर केशवानंद जी, ये खुद संत बने वैदिक ज्ञान को लेने के लिए। कम से कम 20 साल इन्होंने भक्ति में, शास्त्र रिसर्च में गुजारे, इस्कॉन के माध्यम से पूरा ज्ञान, पूरा सब समझ के, जान के, लोगों को की जिंदगी को परिवर्तन करके, हजारों की संख्या में इन्होंने लोगों की जिंदगी परिवर्तन किए। जो दारू पीते थे, गलत काम करते थे, वो सब साधु बन गए। और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये गुरुकुल शिक्षा को हमें सिस्टमैटिक ऑर्डर में पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चालू किया। इनके दो मुद्दे थे, हाईएस्ट क्वालिटी गुरुकुल एजुकेशन, हाईएस्ट क्वालिटी नॉलेज बैंक, लाइब्रेरी सब, और लोएस्ट कॉस्ट ऑफ सेटअप। मेरा मंत्रा है, 3 पॉइंट का मंत्रा है मेरा, मेरे लाइफ में। इट हैज टू बी लोकल, इट हैज टू बी सिंपल, एंड इट हैज टू बी डुप्लीकेबल। मैंने देखा है कि ये 3 पॉइंट जहां होता है वो चीज चल जाती है। ये 3 पॉइंट नहीं है, ये 2 है तो चल नहीं पाती। इनका भी यही फंडे से इन्होंने काम किया कि लोकल बच्चे, आदिवासी बच्चे, उनके साथ काम किया। जो सिखाया वो भी सिंपल लैंग्वेज में सिखाया, जिससे वो डुप्लीकेट कर पा रहे हैं आज। और सिंपल, लोकल और डुप्लीकेबल, तीनों बात आ गई इसके अंदर। इनका 60-70 बच्चों का जो गुरुकुल अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, मात्र 50,000 रुपए साल महीने में खर्चे में मेंटेन हो रहा है। इतना इकोनॉमिकल गुरुकुल, और ज्ञान एक डॉक्टर एमबीबीएस जो मॉडर्न साइंस के भी बाप है नॉलेज में, वो गुरुकुल की ज्ञान दे रहे हैं, संस्कृत की किताबें पढ़ा के। ऐसी बढ़िया लाइब्रेरी इन्होंने एस्टैब्लिश की है। अभी लगभग हर प्रकार की शास्त्र है इसमें, कोई एक शास्त्र ऐसा नहीं जानता मैं जो वहाँ पे नहीं है। लगभग मैं कहूँगा, मैं जितने भी गुरुकुलों में भारत में घुमा हूँ, उनमें जो किताबें देखिए वो तो है ही, और जो उनको भी नहीं मिली वो भी सब है यहाँ पे, साथ में भक्ति ज्ञान भी है। तो यहाँ पे गुरुजी ने 1-1.5 साल में सिर्फ इसी को एक्सपांड भी नहीं किया, 4-5 स्टेट में फैल गए,
और हमने इनको न्योता भी दिया है गुरुजी को कि हमारा अमेरिका का जो प्रोजेक्ट है, हमारा झारखंड में जो वैदिक हेवन प्रोजेक्ट है, उसको भी वो टेक ओवर कर ले और वहाँ पे भी गुरुकुल स्टैब्लिश करें। ये हमारा इनसे रात को हमने रिक्वेस्ट की थी और ये एग्री हो गए। तो अभी ये जो हमारी चर्चा होगी, इसमें हम यही सब चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारत में गुरुकुल जरूर बन रहे हैं, कुछ में कम स्टूडेंट है, कुछ में ज़्यादा स्टूडेंट है, वो सब सस्टेन हो रहे हैं किसी भी तरह से। पर ये एक ही ऐसा गुरुकुल है दुनिया में जो मैं जानता हूँ जो एक्सपांड हो रहा है। जैसे कॉर्पोरेट एक्सपांड होते हैं वैसे ये फैल रहा है। यहाँ के जो स्टूडेंट बन रहे हैं वो फटाफट दूसरे दूसरे स्टेट में जाके वहाँ के नए नए गुरुकुल सेटअप्स को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ के टीचर्स जा जाके वहाँ पे सिखा रहे हैं। तो ये एक ही ऐसा गुरुकुल है। क्यों ऐसा हो पाया? इसके दो ही कारण है। एक कि शास्त्र को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वैदिक किताबों को, नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सेकंड, प्योरिटी। इन्होंने जो होना चाहिए वो उसके अगेंस्ट में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। तो जो जैसा होना चाहिए, चाहे वैदिक तरता से हो या जो भी हो, हर चीज को वैसे रखा है, मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्रिंसिपल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो यही कारण है, ये प्योरिटी है। एक संत कर सकते हैं, मुझ जैसा आदमी शायद ना कर पाए, या संत कर सकते हैं। तो ये इनका ये प्रभाव के सिर्फ टॉप स्टूडेंट नहीं है, संत भी है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गुरुजी से डिस्कस करने वाले हैं कि पहली चीज कि गुरुकुल का फ्यूचर क्या है, गुरुकुल के स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है, उनका प्लान क्या है फ्यूचर का, उनके लिए उन क्या देखते हैं, कैसे बनेंगे, क्या होगा बच्चों के साथ, वो मेरा इनसे प्रश्न है। और गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग का ये हेडक्वार्टर बनेगा। तो यहाँ पे पूरी दुनिया से कोई भी आदमी आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसको हम गुरुकुल का टीचर, गुरुकुल का अध्यापक, पूरा ट्रेनिंग यहाँ पे फुल ट्रेनिंग दे देंगे। और ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे कि वो कहीं पे भी जाके जंगल में, आदिवास में जाके, अमेजोन फॉरेस्ट में जाके गुरुकुल खोल सकता है और वहाँ पे वैदिकता ला सकता है, सस्टेनेबल कम्युनिटी बना सकता है। तो यही सब चर्चाएं हम करेंगे। तो गुरुजी को हम बोलने देंगे और वो अपना जो विजन है वो हमें अभी बताएंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा सवाल किया है। तो भागवत में कहा गया है कि मुनिः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो यह आत्मा सुप्रसिद्धति। ये श्लोक मेरे दिल में स्वाभाविक रूप से आ गया है। ये अनप्रिपेयर्ड श्लोक है कि ये जो प्रश्न है इतना सुंदर है कि लोगों का कल्याण करेगा। इसमें पहले स्कंद में भागवत में है श्लोक। सूत गोस्वामी और सौनक ऋषियों के बीच में चर्चा चल रहा है नैमिषारण्य में, और ये श्लोक कहा जा रहा है पहले स्कंद से। तो ये पहला जो सवाल है इनका कि बच्चे क्या करेंगे आगे जाके। हम यहाँ पे जो सिखाते हैं पहले हम वो बताते हैं बच्चों को। हम यहाँ पे पिछले गुरुकुल में, हमने पिछले डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया था आपको कि बच्चों को हम यहाँ पे सीबीएसई के सिलेबस के आधार पे पढ़ाते हैं। सीबीएसई के सिलेबस को हम क्लोजली फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी के बुक्स को ही पढ़ाते हैं। इसमें पहला फायदा है जो हमारा एक विजन है कि सस्टेनेबल हो। तो चीजें सस्टेनेबल तब हो सकती है जब वो सस्ती हो, और एनसीईआरटी सस्ती बुक्स हैं, सस्ती हैं और सबसे अच्छी हैं। मैं जान रहा हूँ, मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी की है। और जब आप एग्जाम देते हो और अगर कोई भी बुक एनसीईआरटी से डिफर करता है टेक्स्ट में, आंसर एनसीईआरटी की ली जाती है। सही हो या गलत हो आगे की बात है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो जब वो आखिरी चीज उसी से उठाना है और वो सस्ती, सबसे सस्ती किताब भी वही है और उसी से तुमको कहीं भी सिलेक्शन होना है, नौकरी उसी से मिलनी है, तो उसी को पढ़ लो भैया, है ना। सस्ते का सस्ता और अच्छे का अच्छा, है ना। तो एनसीईआरटी के बुक्स हम फॉलो करते हैं। एक साल के बच्चों के बुक्स हैं, वो 150 रुपए में 3 बुक आ जाते हैं। मान लीजिए क्लास 3 क्लास 4 तो 150 रुपए में आ जाता है। 200 रुपए में क्लास 5 से 6 आ जाएंगे, 200-250 में। इतना सस्ता और कोई बुक, बाकी कोई भी लेंगे आपको 2000 पड़ जाएगा। पहला चीज है। दूसरा चीज है कि एनसीईआरटी के बुक्स को बहुत सारे लोग मिलकर लिखते हैं। तो गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है जो एनसीईआरटी के बुक्स को लिखती है ना। और मैं तो कई लोगों को जानता हूं, उनमें से इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं लिखने वाले, और लोग आपस में बैठ के चर्चा करके कोई चीज को डालते हैं। इसलिए
बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने तो स्टेट बोर्ड को वो भी दे रखा है कि आप वही चीज को आप स्टेट बोर्ड से, जो जैक बोर्ड है वो एनसीईआरटी के बुक्स को ही लेके उनसे परमिशन लेके वो यहाँ अपना नाम बदल के छापते हैं, कुछ कुछ चीजें हल्का फुल्का इधर उधर करके यहाँ के कुछ लोकल फेस्टिवल्स को ऐड करके वो डाल देते हैं। तो हमने वो रखा हुआ है एनसीईआरटी का सिलेबस। अब इसके साथ जो है बच्चा जब यहाँ से यहाँ जब पढ़ता है, साथ में हम 21 लैंग्वेजेस सिखाते हैं। तो इसमें 15 भारत की भाषाएं हैं, जैसे मराठी हो गई। और मराठी में बच्चा जो, मराठी बहुत सादा है सीखना, बहुत आसान है, हिंदी जैसा ही लैंग्वेज है पूरा, है ना। और यहाँ पे तो कई लोग यहाँ मराठी, यहाँ पे हमारे कई टीचर्स महाराष्ट्र के हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग मराठी बोलते हुए दिख जाएंगे आपको। और दूसरा है तमिल। तमिल जो भाषा है साउथ की, तमिल भाषा ऐसा है कि थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है, जबकि हिंदी भाषियों के लिए बड़ा सरदर्द होता है सीखने के लिए। लेकिन बच्चा ऐसा चीज है कि आप उसको कुछ सिखा दो वो सीख जाएगा, जैसा आप उसको बता दो। उसको आप तमिलनाडु में छोड़ दो, तमिल पूरा तमिल बोलने लगेगा जाके 6 महीने के अंदर। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि बच्चा एग्जाम के समय हमारे पास फाइनल में रहे और 4 महीना जो बच्चा है घूमे पूरे भारत में। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, अपने जो सीनियर बैच हैं उनको हमने गुजरात और एमपी के ट्रिप के लिए भेज दिया। 4 महीने का ट्रिप, सीधा वो एग्जाम में आएंगे मार्च में। तो वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे, क्लासेस करेंगे, और शाम को और सुबह वहां पे जो है घूमेंगे, और सैटरडे संडे घूमेंगे आसपास के एरिया में। अब घूमने से क्या ज्ञान बढ़ता है, अब उसको नर्मदा नदी के बारे में लिखना है तो ये उसको सोचने की जरूरत नहीं नर्मदा कहाँ बहती है। अब वो जाके उसमें नहा के आया, वो लिख देगा कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के जंगलों में यहाँ से गुजरती है, इधर से ओंकारेश्वर होते हुए वहां एक बड़ा शिव जी का धाम है, ममलेश्वर मंदिर है, और पानी बहुत गहरा है। ये उसको कहीं पढ़ के रटने की जरूरत नहीं। जो बैच कर्नाटक गया है वो समुद्र देख रहा है, और समुद्र पे लेख लिखने के समय वो सीधा लिख देगा नीला रंग का होता है, खारा पानी होता है, उसमें तरंगे आती है, भैया बहुत गहरा होता है, जाना मत, गलती से डूब जाओगे, है ना। और मैंगलोर में बारिश होती है, और बैंगलोर में बारिश क्यों नहीं होती है, ये हम लोग रटते थे 10th में। तो पता है कि मैंगलोर में बारिश इसलिए होती है कि बीच में एक पहाड़ है। अब उसी पहाड़ में हमारा गुरुकुल है, अब उस पहाड़ में रह रहा है, और वहां पे इतनी तेज बारिश होती है कि वहां पे 4 महीने में छुट्टी देने पड़ते हैं बारिश के समय। तो अब उस बच्चे को ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि वहां बारिश क्यों होती है, पता है उसको पहाड़ के कारण में बारिश हो रही है, उधर समुद्र इधर पहाड़ है, और पहाड़ बादल को रोक लेता है, उसने देखा हुआ है बादल रुक जा रहे पहाड़ों से। तो ज्योग्राफी जो है घुमा के दिखाने की चीज है, ये हम मानते हैं, ठीक है। और अच्छे अच्छे टीचर्स भी यही मानते हैं, लेकिन कई बार सेटअप होता नहीं, तो सब चीज संभव नहीं है, हर चीज है। सरकार भी यही चाहेगी कि सबको घुमा दें, लेकिन एक ऐसा कुछ प्रयोग कहीं भी उनको मिले तो ही तो उसको एक्सपैंड करें, वो भी रेप्लिकेट करें। तो ये चीज है जो हिस्ट्री जो पढ़ाना है, अगर सीधा जाके दिखा दीजिए कि ये जो है ये जो गढ़ है, ये शिवथर गढ़ है, यहाँ पे बैठ के रामनाथ स्वामी ने यहाँ पे अभंग लिखे, यहाँ पे उनकी रचना हुई, महाराष्ट्र में एक जगह है, और वो पानी आगे गिरता है, पीछे गुफा है, उसमें बैठते ही आपके अंदर एक आध्यात्मिक रुझान चालू हो जाता है और आप कुछ लिखने चालू। हमारे एक मित्र हैं पूना में, है ना, श्वेतदीप प्रभु, उनको मराठी में एक नाटक लिखना था बहुत बड़ा, है ना, जाऊ देवाचिया गावा। तो वो उसी जंगल पे चले गए, उस गुफा में बैठे, और उनको अंदर ऐसी प्रेरणा आई, उन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट लिखा है कि लोग दांतों तले उंगली दबा के देखते हैं। तो वो जो एकांत चाहिए, एकांत जो आपको कभी कभी मदद कर सकता है, कभी कभी वो भीड़ नहीं कर सकती, समझ रहे हैं बात को। और इस तरह से जैसे शिवाजी महाराज का जो गढ़ है ना, जो तोरण है, वहां जाके जब बच्चा देखेगा कि यहाँ से शिवाजी महाराज यहाँ से घोड़े लेके यहाँ से ऐसे कूद जाते थे, तब उसके अंदर जो एक वैलर पैदा होगा, और उसको पता है कि जो चोर होते थे उसको बोरे में बांध के यहाँ से फेंक देते थे, है ना। घी के कुएं इसलिए बनाए जाते थे कि घी जितना पुराना होगा उतना मेडिसिनल बनता है। कटे फटे को अगर पुराना 100 साल पुराना घी हो, ऐसा लगा दीजिएगा 2 दिन के बाद वहां दाग तक नहीं दिखेगा। 100 साल पुराना घी हो, 10 साल पुराना भी घी हो तो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ये चीजें, जो बहुत सारी चीजें आदमी घूमने से सीखता है ना। सिंहगढ़ के किले पे अगर आप चढ़ जाए, वहां जो घी दही मिलती है, ऐसा अगर उल्टा कर देंगे गिरेगा नहीं। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं, लोग बच्चे सीधा समझ जाएंगे सिंहगढ़ के किले में ये मिला था। आप पद्मावत मूवी में देखते होंगे, मूवीज में देखते होंगे, सिंहगढ़ में ये हुआ था, है ना, सिंह आला गढ़ आला आणि सिंह गेला, सिंहगढ़। लेकिन वो जाके जब वो देखेगा ना कि ये पीछे ऐसा था, यहाँ से 360 लोग चढ़े थे, रस्सी कट गई थी, गिर गए थे, 300 लोग जो चढ़ गए थे वो उन्होंने उसको पूरा जीत लिया था किले को। तो जो शौर्य और साहस बच्चे में बढ़ेगा देखने से और जाके, वो खाली पढ़ने से नहीं आ सकता। और जो वहां के लोगों से जाके जब दोस्ती करेगा, तो जो हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, जो देश प्रेम की बात कर रहे हैं, वो जाके ऐसे ही आ जाएगा, यार ये लोग भी अपने ही लोग हैं, है ना, ये हमारे दोस्त है, हमारे भाई है।
तो ये सब अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज को हम बचपन में डील करते हैं। तो ये लैंग्वेजेस, तो 21 लैंग्वेजेस हम ऐसे सिखाते हैं। तो तीसरी चीज जो हम सिखाते हैं वो 6 दर्शन। वेदों में 6 दर्शन दिए हैं, और ये 6 दर्शन जो है दुनिया को देखने के 6 तरीके हैं। एक ही दुनिया को आप 6 अलग अलग तरीके से देख सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों को जानने के लिए वो है न्याय। नाम न्याय है, लेकिन आपके हिसाब से जो आपको जो अर्थ समझना चाहिए वो है तर्क। उसको हिंदी में आप समझिए तर्क शास्त्र है, वो तर्क करने का शास्त्र है ना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, आजकल MBA के कॉलेज में पढ़ाते हैं हाफ इन लॉजिक, कि मुर्गी को खिलाओगे तो ये सोने के अंडे देगी, अगर खिलाना बंद करोगे तो अंडे बंद कर देगी। तो अगर इंप्लॉय से काम लेना है तो उनको सैलरी बढ़ाओ, उनको फैसिलिटी बढ़ाओ, वो अच्छा काम करके देगा। तो इसको कहते हैं हाफ इन लॉजिक। MBA के कॉलेज में स्टीफन को भी पढ़ाता है, फर्स्ट चैप्टर प्रोएक्टिव, बीइंग प्रोएक्टिव में। ये कहां से लिया? न्याय शास्त्र से लिया। अरे तेरी चीज है भारतीयों, तुम्हारी चीज है ये लेके दुनिया वाले बेच रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, तो तुम्हारी चीज है। शाखा चंद्र न्याय, 2 शाखाओं के बीच से माँ बच्चे को दिखाती है, बेटा देख ये शाखा देख रहा है तू चढ़ता है, ये शाखा देख रहा है तू रोज चढ़ता है, तू जानता है 2 शाखाओं को? हाँ। इनके बीच से जो चमकती हुई चीज दिख रही है दूर में, वो चांद है। ओ, अब उसको समझ में आया चांद क्या है। तो जो चीज को जानते हो उससे जो नहीं जानने वाली चीज को जब देखते हैं तो उसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। बहुत सारी बातें आपने 3 शब्द में कह दिया, शाखा चंद्र न्याय, बस इतनी सारी बातों को आपने एक कॉन्सेप्ट को एक 3 वर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे न्याय के काफी सारे, मैं यहाँ न्याय का क्लास नहीं देने बैठा हूं, आपको बस एक झलकी दे रहा हूं वहां पे। तो न्याय हो गया। दूसरा है योग। योग जो है आपको प्राण को रोकना, कुंभक, रेचक, अनुलोम विलोम, ये सब चीजें सूर्य नमस्कार सिखाता है। आप सोचेंगे इसका तो क्या बॉडी फिटनेस के लिए यूज है? नहीं, बॉडी जिसकी फिट है उसी का मन फिट है, याद रखिएगा। जिसकी बॉडी कमजोर है ना, मन भी कमजोर। जब आप बीमार पड़ते हो ना, आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती लोगों से कि ये देखने आए कि नहीं मुझे, वो देखने आई कि नहीं मुझे, कौन कौन मुझे देखने आए, वही मेरे हैं। ये जो मन जो आदमी का जो कमजोर पड़ जाता है ना, वो शरीर के कमजोर पड़ने से। इसलिए योग करके शरीर को और मन को हेल्दी रखना, ये एक बच्चे की जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, जो कि हमको समझना होगा, है ना। तीसरा है सांख्य। ऐसे 6 हैं, तो मतलब मोटा मोटी मैं इतना कह रहा हूँ कि 6 चीजें जो 6 तरीके से दुनिया को दिखाती है ना। और ये जो 6 चीजें दिखाती हैं, ये देखने का तरीका जब आप सीख जाते हैं तो आपको हर चीज को आप किसमें सही क्या है गलत क्या है ऐसे चुटकी बजा के निकाल सकते। चुटकी, सामने वाले के साइंस को आप समझो भी नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके चीज की गलतियां आप पकड़ सकते हो कि गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। केवल तर्क के माध्यम से आप निकाल सकते हो कि सही चीज है या गलत चीज है। उसके अंदर घुसने की आपको जरूरत नहीं, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है ना, बस तर्क ऐसी चीज है। तो ये है 6 दर्शन। साथ में हम सिखाते हैं ज्योतिष। कई बार लोग बोलते हैं कि ज्योतिष सही है कि नहीं है। ज्योतिष जो है एक साइंस है, अगर आप साइंटिफिकली पढ़े हो तो सही है। अब क्या है कि देश का जो टैलेंट है वो IIT में जा रहा है और MBBS बनने जा रहा है, बच गए MBA बन गए। ये तीनों से जब बच गए तो बाकी जगह फिर घुसे, है ना, कहीं कहीं गए, है ना, फिर नौकरी उकरी में गए। जो नौकरी उकरी को भी, जिनको नौकरी भी नहीं मिली सरकारी, है ना, फिर हो जाके कुछ कुछ पढ़े तो उसमें से कुछ ज्योतिष पकड़ ली, है ना। अब ऐसा है, एक लड़का इंजीनियर बन गया, अब उसको उसके दादा परदादा तो ज्योतिष थे, तो उसने फिर अब ज्योतिष का उसने अब चालू कर दिया। लेकिन वो बहुत टैलेंटेड लड़का है हमारी जान पहचान में। तो वो ऐसा है कि ज्योतिष जो है एक साइंस है, और पढ़ने के लिए चाहिए आपको एक करिकुलम से आपको पढ़ाना पड़ेगा उसको। तो है तो बहुत बड़ी चीज, लेकिन जैसे कहते हैं ना, गाजर को अगर खाना है तो कैसे खाएंगे? टूबेंगे नहीं, उसको कहते हैं टूबना। ऐसा करके टूबेंगे ना, गला पे सांस अटक जाएगी, और अंदर अगर टूब भी लिया गलती से तो पेट फट जाएगा, पचा नहीं सकोगे, पेट काट के ही फिर उसको निकालना पड़ेगा। एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उन्होंने 1 बाल्टी हलवा खा लिया था। तो फिर वो बेचारे सांस लेने में छटपटी हो गए अमेरिका के, तो लेके गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने पेट फाड़ा, हलवा 1 बाल्टी हलवा पेट फाड़ के निकाला, तब उसकी जान बची। तो ऐसे टूबोगे तो दिक्कत हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो उसको काटना पड़ेगा। तो बच्चों को कितना देना है ज्योतिष शास्त्र, वो इंपॉर्टेंट समझना होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझाना कि ये कैसे एक साइंस है, जैसे कि ज्योतिष एक साइंस है। और मॉडर्न साइंस से जो ज्योतिष की जो चीजें मैच नहीं कर रही है, तो मॉडर्न साइंस में जरूर कुछ गलतियां हैं। उन गलतियों को साइंटिफिकली प्रूव करना, ये हमारा गुरुकुल का एक उद्देश्य है।
और वो साइंटिफिकली प्रूव करना, हमने ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद मेरा हुआ है, उसमें हमने बहुत कुछ इस पे बोला हुआ है। साइंस को मैंने हर जगह, बहुत जगह जहाँ पे साइंस गलत बोलता है उसको मैंने काटा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके फेसबुक पे। तो वो है, तो वो जो चीज है वो यही व्यक्ति बता सकता है जिसने साइंस के मर्म को भी एक बार समझा हुआ है ठीक से। तो फॉर्चुनेटली जो हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे, एक हमारे साथ जो भी लोग हैं, ये एक जो हैं IITians हैं, या ओरेकल में टॉप 3 बंदे जो थे DBA के, वो लोग हैं, या ऐसे ऐसे काफ़ी जो मतलब उस चीज़ के अंदर या घुसे हुए थे, तुम साइंस के अंदर जो पी के बैठे हुए थे, वो लोग सब पहुँचे हुए हैं। और ये लोग जो हैं यहाँ पे, हम लोग सिलेबस जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, सिलेबस डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, और हम बच्चों को इतना हल्का सिखाते हैं। जैसे नाड़ी परीक्षण, हमारे एक मित्र हैं, वो नाड़ी देख के बता सकते हैं कि आपने पनीर कल खाया था और परसों टमाटर खाया था। पुणे में ऐसे ऐसे दिग्गज डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर जमदग्नी हैं, बहुत सारे डॉक्टर नानल हैं, कई सारे हैं, है ना। तो ये लोग ऐसे हैं कि आपका नाड़ी देख के बता देंगे कि एक उसमें से ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा एग्जैक्टली। तो हमारे एक इस्कॉन के स्वामी जी गए, तो हम लोग भी जाते थे और वो हमेशा डांटते थे, पनीर खाया ना? पनीर तो खाया नहीं। खाया है परसों खाया ना? हाँ लेकिन थोड़ा ही खाया था। थोड़ा नहीं, बहुत खाया था। हाँ थोड़ा फिश था तो थोड़ा ज्यादा खा लिया था। तो ऐसा है कि ब्रह्मचारी लोग जाते थे तो डांट खाते थे। अब महाराज जी गए एक दिन, हमारे गुरु जी गए वहां पे, उन्होंने गुरु जी की नाड़ी देख के बोला, गुरु जी क्या मैं आपके चरण छू सकता हूँ? तो गुरु जी ने बोला ठीक है, अलाउ कर दिया उनको। वो पूरे क्लिनिक में राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं, क्लिनिक में उन्होंने साष्टांग दंडवत मार दिया उनको और दंडवत करके उठा, उनका ट्रीटमेंट किया, तो सब हो गया। बाद में हम लोग गए प्रश्नकर्ता, हमने कहा कि भैया एक हमारा भी सवाल है। बोले बोलिए, कि अब हमें तो इतना डांटते हो और इनकी इतने दंडवत क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो इनके 6 के 6 चक्र चालू हैं अंदर। मैं बोला अच्छा ये कैसे, आपको मतलब आपको कैसे? बोला देखो योग गुरु पतंजलि हमारे एक उनके गुरु थे जो उनको शिक्षा सिखाए थे आयुर्वेद, और ये आपके जो गुरु जी हैं, ये 3 लोग की नाड़ी जो है, ये जो है इसमें लक्ष्मी का वास है। ये साधारण नाड़ी नहीं है, ये योग माया से चल रहा है। वाह। ये नाड़ी ही नहीं है। ये अगर आदमी चाह ले कि मैं 500 साल जीऊं तो 500 साल जी सकता है। ये ऐसी नाड़ी है, ये अपनी इच्छा से मरेगा, जब ये चाहे तो ही जाएगा, तब तक उसको कोई हिला नहीं सकता। हमको धन्य है, धन्य में कि हमें ऐसे गुरु मिल गए, और धन्य में कि आपके ऐसे डॉक्टर मिल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो विद्या है नाड़ी देखने की, नाड़ी देख के वो बता सकते हैं। सिद्धा जो है साउथ में, चेन्नई में, जिनके पास मैं दिखलाता था कई 8 साल पहले, वो अभी नहीं रहे, गुजर गए। और नाड़ी देखने के बाद ब्लड शुगर लेवल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लिख के देते थे, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और जाकर टेस्ट करा लो वही निकलता। और सिद्धा का मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, और अगस्त ऋषि को ज्ञान मिला था पार्वती जी से, और अगस्त ऋषि ने ये ज्ञान वो परंपरा में नीचे डाला। अगस्त ऋषि का ज्ञान है वो आयुर्वेद से पूरा अलग है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो विद्याएं हैं बचनी चाहिए, लुप्त नहीं हो जानी चाहिए। कल हो सकता है मेरा बच्चा MBBS ही करे, लेकिन उसको नाड़ी परीक्षण हम 8वीं में ही सिखाना चालू कर देते हैं। और नाड़ी देखते देखते जब तक वो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाएगा, तब तक वो 5 साल नाड़ी देखा हुआ होगा, और उसके मंत्र सिद्ध कर लिए होंगे उसने, मंत्र बोल बोल के, जपा करके। तो नाड़ी देख के बता देगा कि लीवर आपका स्टेज 2 में फैटी लीवर हो गया भैया, बहुत दारू पिए हो, अब आगे आपका सिरोसिस होगा, उसके बाद लीवर कैंसर होगा, और कैंसर मीन्स नो आंसर। तब तो भैया डर के हमारे कोई भी बोलेगा ठीक है 500 रुपया रखो, 1000 रुपया रखो, भैया बताओ अगला क्या करना है? तो बोला पहले दारू बंद करो, और ये जो जड़ी है इसको पीसो, इसके साथ घर में इसके 2 गमले लगा लो, 2 पत्ते खाओ और ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो लोकली हर जगह अवेलेबल हो। देखिए कॉमन जो डिजीज है ना, एसिडिटी, कफ एंड कोल्ड, गैस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये 5 बीमारी अगर देख लो ना, तो अगर इसकी इलाज हो गया ना, तो 90% लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, 90% इसमें ही फंस गए जनरल। दूसरा हो गया कि हड्डी टूटे तो इलाज क्या करना है, तब तो फिर ऑर्थो वाला को भी दुकान बंद है ना। अब एक बार मेरे लिगामेंट टेयर हो गई थी, कहीं पे मेरे चोट लगी थी हमें, तो उसके बाद मैं अलग अलग जगह सबने ये कहा कि उसको खोल के उस पर नट लगाने पड़ेंगे, तो ठीक है तब जाके ठीक होगा, नहीं तो आप 6 महीने इलाज हो जाए, मतलब बस एक पैर से करो और एक पैर तो ही हो सकता है, 6 महीने में लिगामेंट हील होता है।
मैं बहुत परेशान हुआ। तो बगल के हमारे गांव के एक वैद्य हैं, वैद्य मतलब एकदम गरीब व्यक्ति हैं, तो झोपड़ी, मिट्टी के झोपड़ी में रहते हैं। तो किसी ने मुझे बोला आप उनसे मिले। मैं बोला देखो आप उनको ही बुला लें। तो आ भी गए, हो आ गए। उन्होंने मुझे खड़ा किया दीवार पे ऐसा हाथ करके, सरेंडर बोलो सर, शरणागत, मतलब एकदम मैं तो पूरा शरणागत हूँ। पीछे मेरे कमर पे उन्होंने जो है, जो हमारे इलियाक बोन है उसको थोड़ा दबाया, इधर उधर करके थोड़ा 2-4 टेस्ट किए। ये टेस्ट कहीं नहीं दिए हैं, वो उनके टेस्ट थे, जो उनको पता नहीं उन्होंने क्या मंत्र लेके कुछ टेस्ट किया। टेस्ट करके उन्होंने एक हमारे यहाँ हाड़ जोड़ होता है, उसको पीस के वहां पे बोले कि एक ही कंडीशन में दवा दूंगा, 24 घंटे ना हिलोगे, पेशाब करने के लिए भी नहीं। अच्छा। मैंने बोला जो भी बोला मैं बोतल लगा लूंगा भैया, चिंता नहीं है लेकिन आप जो बोलोगे मैं एकदम सिरोधारे। तो उन्होंने वो लगा के दिया, 24 घंटे में हिला नहीं। 24 घंटे के बाद उन्होंने बोला एक दिन का गैप, और एक दिन के गैप के बाद उन्होंने 12 घंटे के लिए एक दूसरा एक मलहम जो है वो पीस के लगवाया, उधर ही फ्रेश। और तीसरे दिन मैं रन कर रहा था, मैं दौड़ रहा था तीसरे दिन, थर्ड डे वाज रनिंग। तो कोई माइका लाल है जो लिगामेंट टियर को 3 दिन में हिल करके दिखा दे तो मैं उसको अपना गुरु मान लूंगा। तो ऐसा है। तो ये जो गुरुकुल का जो एक उद्देश्य है कि ऐसे जो लुप्त विद्याएं होती जो जा रही हैं उनको हम बच्चों को दें, है ना। यज्ञ करना, आप सोचेंगे यज्ञ करना क्या है, हमने यहाँ पे यज्ञशाला भी आपको दिखाएंगे, वो यज्ञशाला हमने यहाँ बन रहा है, हमारा 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। यज्ञ करने से क्या होता है, आजकल तो बहुत इस पर रिसर्च हो चुका है कि यज्ञ करने से आपका जो आसपास का पूरा एनवायरमेंट है ग्रीन होने लगता है। जहां यज्ञ होगा उसके वाइब्रेशन जहां तक जा रहे हैं 100-150 मीटर तक, वो पूरा ग्रीनिंग का उसका जो ग्रीन पत्तों का भी जो अपीयरेंस है चेंज होने लगेगा। वहां पे सांप आने कम हो जाएंगे, वहां पे फसलों में कीड़े लगने कम हो जाएंगे। ठीक है, ये एक साइंस है। तो यज्ञ करना बच्चों को सिखाएंगे, इसलिए हम बच्चों को गायत्री करते हैं। ठीक है, चाहे वो आदिवासी का बच्चा हो, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, ठीक है, चाहे कोई भी बच्चा हो, बच्चे सब सच्चे, ये हम मानते हैं। उनको हम गायत्री करते हैं। गायत्री करने के बाद वो यज्ञ करता है। और यज्ञ करते हम देखते हैं जो बच्चे अपने स्कूल में जाते तक नहीं थे, ऐसे बच्चे जो स्कूल में जाके टीचर को भी 2-4 लगा के आए, ऐसे बच्चे थे जो कहीं पे ताश भी खेलते थे। वो बच्चों को जब हमने यहाँ गायत्री करके जब बिठाया पढ़ने के लिए, ऐसा जो गायत्री करते उनका जो है पीठ सीधा हो जाता है। और वो बच्चे आज राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। चरित्र इतना सुधर गया इन लोगों का। माँ आती है उनकी देखने के लिए। एक माँ कह रही थी कि ये, जब माँ को उसने इंग्लिश में पोएट्री सुनाई, माँ की आंखों से आंसू आ गया। गांव का सबसे बदमाश बच्चा, उसकी ये हालत। तो जैसे बच्चा वो नॉलेज लेता है, वो नॉलेज लेके बच्चा जो है वो मालिक ही बन जाएगा। कल जाके वो नौकरी तो करना चाहे तो कर ही लेगा। वो 12th के बाद वो मेडिकल में चला जाए, इंजीनियरिंग में चला, जहां जाना है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज हमने डाल दी है कि वो मालिक ही बना रहेगा। हमारी ऐसी इच्छा है, ऐसी मनसा है, ऐसा इंटेंशन है हमारा कि हम हर बच्चे को 10 एकड़ जगह दें और वहां जाके वो ऐसा एक गुरुकुल खोले, जैसा यहाँ उसने देखा है। उसकी विवाह हो, शादी करे, बच्चा अपना परिवार के साथ एक गुरुकुल को जीवन भर समर्पित करे। ये मेरे को प्रेरणा कहाँ से आई, हमारे एक परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज हैं, वो अमेजोन में प्रचार करने गए थे। ड्रम्स एलॉन्ग अमेजोन बुक लिखा है उन्होंने, और उसमें एक जंगल में गए थे। और अमेजोन ऐसा जंगल है खतरनाक कि वहाँ पे एनाकोंडा तो घूमता ही है, पानी में जकरा करके मछली, पिराना मछलियां होती है, जो किसी पे गिर गई तो खाली हड्डी छोड़ देंगे और कुछ नहीं, सारा मांस खा चटकर। ऐसे जगह वो जाके प्रचार करने गए थे। और ऐसे जंगलों के अंदर खूब भीतर कबीलों में, जहाँ पे कोई मोबाइल तो छोड़ ही दो, मोबाइल का टावर भूल ही जाओ। वहाँ पे 2 दिन पानी में चलने के बाद, अमेजोन रिवर पे चलने के बाद जंगल में एक ऐसे गाँव में गए, वहां पे एक क्रिश्चियन फादर उनको मिला जो इंग्लिश बोल रहा था उनसे, वो उसी से कम्युनिकेट कर रहे थे। वो अमेरिका से वहां आया था और जिंदगी के वो बूढ़ा हो गया था। उसने पूरे लाइफ में उस पूरे गांव को उसने कन्वर्ट किया था, क्रिश्चियन बनाया था, और उसके कपड़े भी फटे हुए थे, फिर भी वहां रह रहा था। वो उनके साथ खाता था, उठता था, और पूरा उसने जो है सिखाता था उनको। तो मुझे लगा कि ऐसा ही हमारे अंदर जो है, अगर हम मतलब हर गाँव में जाके गाँव वाले आए ये सीख लें तो हर गाँव का उद्धार हो जाए। क्योंकि देखो, आपके पास जमीन है, आप उसको उगा के आप उसको अपने में सस्टेनेबल, अपने पैर पे खड़ा होकर आप मालिक बन सकते हो। आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप मालिक बनकर लोगों को आप वहां काम पे लगा सकते हो। ये हमारा मनसा था। हरे कृष्णा। ये हुआ पहले सवाल का जवाब। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं आज दुनिया में, आपके दोस्तों में ही आप देख लोगे, मेरे दोस्तों का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे एक मित्र है सवजी भाई ढोलकिया, वो 5वीं पास होंगे मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा पढ़ाई नहीं की। तो आज
उनको किताबों का इतना शौक है, जब भी मैंने उनको भगवत गीता भी दी फटाफट उन्होंने पढ़ ली पूरी और उस पर अमल भी करते हैं। तो और जितनी भी किताबें पढ़ते रहते हैं और ज्ञान लेते हैं, जबकि वो 5वीं पास है खाली। और एक मेरे मित्र हैं जो 30 साल के PhD हैं, वो दुनिया भर की किताबें जैसे उनको एग्जाम दे के कर ली, तो आज भी उनके पास जॉब नहीं है। दोनों एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। एक है जो 5वीं पास है पर लाइफ टाइम पढ़ रहा भी और कमा भी रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेल भी कर रहा है, और एक है जो इतना पढ़ाई करके भी उससे कुछ कर नहीं पाया, ज़्यादा एक जॉब नहीं ले पाया, 30 साल का PhD हो गई। तो इसमें मिसिंग क्या है? मिसिंग है जो एटीट्यूड, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन इतनी है। अगर आप देखो, मेरे खुद के पास 10 लाख से ज़्यादा ई बुक्स है, हर तरह की नॉलेज की किताबें मेरे डेटा में पड़ी है। इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी लेनी है उसका पता नहीं है, और कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की है कौन सी नहीं है वो हमको पता नहीं है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा मिसिंग प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास गोल ही नहीं है। अगर आपके पास गोल है कि मुझे ब्लैक स्मिथ बनना है या मुझे कारपेंटर बनना है, तो उस गोल के हिसाब से आप किताबें पढ़ते जाओ, आप गोल अचीव हो जाएगा। पर लोगों के पास गोल ही नहीं है। तो मैंने तो यही देखा पूरे भारत के गुरुकुलों में भी और स्कूलों में भी कि बच्चों को गोल सेटिंग ही सिखाते नहीं है। और गोल सेटिंग के अंदर 3 मदद चाहिए होती है। एक तो एस्ट्रोलॉजिकल, कि एस्ट्रोलॉजिकली कौन से गोल ज़्यादा वाइबल है उसकी कुंडली के हिसाब से। सेकंड, वो खुद में क्या इंटरेस्ट है। थर्ड, उसके पारिवारिक फैमिली की जो ढांचा है उसके हिसाब से कौन सा सेट होता है। तीनों के कॉम्बिनेशन से एक गोल सेट होता है, जिससे वो गोल फिर उसका वो बना रहे और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करे। तो जैसे वो सब्जी भाई डेवलप किया थे, जैसे 5वीं पास थे पर उनका गोल क्लियर था, मुझे डायमंड की फैक्ट्री खोलनी है, तो वो आदमी ने खोल ली और आज भारत का नंबर 1 डायमंड मर्चेंट है। दिन का उसका 50-60 करोड़ का दिन का माल बिकता है एवरीडे का। तो और 30 साल वाले ने कभी गोल सेट नहीं किया, तो 30 साल तक पढ़ते जा रहा है, PhD करते जा रहा है, पर वो जॉबलेस है। तो यहाँ पे जो मैंने देखा है कि यहाँ पे वो एटीट्यूड बिल्डिंग करते हैं, जो मैंने समझा है। क्योंकि इतना पढ़ा हुआ आदमी खाली ज्ञान देने के लिए यहाँ नहीं आया। ज्ञान तो बहुत जगह मिल रहा है, ज्ञान तो पूरा व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे सब जगह पड़ा है। वो ज्ञान का करेंगे क्या? ज़्यादा ज्ञान देके भी कुछ होने वाला नहीं, उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही ज्ञान देते हैं जितना उसके लिए एग्जैक्टली जरूरत है, नेसेसिटी। पर उसके बाद में उसके अंदर का जो क्यूरियोसिटी का जो यंत्र है, उसके अंदर जो है पूरी दुनिया अपनी है, वो खोल देते हैं यहाँ पे। वो एक बार अंदर का आदमी खुल जाता है, उसके बाद में वो गाय के जैसा हो जाता है, जहाँ छोड़ दो वहाँ चल लेगा। तो उसको जहाँ छोड़ दो, जहाँ किताब छोड़ दो, जहाँ ध्यान दे दो, वो खुद चपेट जाएगा। हमको बताना नहीं पड़ेगा तेरे को ये सीखना है या वो सीखना है। तो जो एटीट्यूड पॉइंट है, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं मंत्रों से, भक्ति से, सबसे। और जैसे लैंग्वेज सीखने की बात है, तो लैंग्वेज सीखने को सोचेगा क्या करेगा इतनी लैंग्वेज सीख के। अरे लैंग्वेज सीख लेगा, जब दुनिया की 21 लैंग्वेज आएगी तो 21 प्रकार के कल्चर्स को पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है। कल्चर नहीं सिखा रहे हैं वहाँ के, उसका लैंग्वेज सिखा रहे हैं, मीडियम ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे बच्चे को दूध देते हैं तो दूध का जो पीने वाला होता है वो दे रहे हैं, जिससे दूध जितना भी डालो उसके अंदर पीते रहेगा, वैसी बात है। तो ये सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है इस गुरुकुल का। इसी कारण से ये एक्सपांड हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग तत्व पे काम कर रहे हैं। हम लोग मारवाड़ी लोग एक बात कहते हैं कि 100 बात की एक बात है ना। तो उसमें क्या है कि 100 बातें सीख के अगर मेन बात ही नहीं सीखी तो क्या फायदा, और मेन बात सीख ली तो 100 बात अपने आप सीख लेगा। तो यहाँ पे तत्व बिल्डिंग कर रहे हैं, वैल्यू बिल्डिंग कर रहे हैं, उसको हॉनेस्ट मैन बनाना सिखा रहे हैं। कोई स्कूल में वैल्यू बिल्डिंग नहीं करते, यहाँ वैल्यू बिल्डिंग कर रहे हैं, तत्व को बिल्डिंग कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा ज्ञान, ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर जो है उनके पास उतने में वो किधर भी जाएंगे तो सारा ज्ञान बटोर लेंगे, उनकी कैपेसिटी है। जैसे हम दीवार के ऊपर अगर कोट फेंकते हैं तो गिर जाएगा, पर अगर हम हुक लगा देंगे दीवार पे 10-12 तो कितने भी कोट फेंको सब लटक जाएंगे। तो यहाँ पे हुक लगाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, अगर आप सब बच्चों से मिलोगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा, और अंदर में बच्चा क्या है, अंदर में कितना टाइम बम है वो बच्चा, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नम्रता भी सिखाते हैं। तो सिंपल लगेगा, बच्चा खेल रहा होगा, सब बातें नॉर्मल कर रहा होगा, फिर जब उससे प्रश्न करना चालू करते हैं तब मालूम पड़ता है तो ये तो कुछ अलग ही चीज बन गया है, और बहुत कम टाइम में बन जाता है। तो यही कारण है कि प्रभु जी इज परफेक्ट क्वालिफाइड पर्सन फॉर एक्चुअली मेकिंग अ स्कूल। मतलब ये स्कूल बनाने के, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल बनाने के लिए यही एक
मेरे नॉलेज में क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि इनके पास दोनों तत्वों के, स्पिरिचुअल तत्व और मेडिकल या नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसके तत्व, मटेरियल टाइप बोलते हैं उसे, दोनों की महारत में हासिल की, दोनों पे उन्होंने काम किया है और दोनों में महारत हासिल की है। उसके बाद में ये इस फील्ड में आए हैं गुरुकुल शिक्षा, क्योंकि यही और इसी तरह के हमारे जितने भी संत हैं जो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों में जिन्होंने उच्च काम किया है, पढ़ाई की है, काम सीखा है, ऐसे ही लोग ही आज हमारी गुरुकुल शिक्षा को आगे ले जा पाएंगे। तो हम भी उन सब गुरुओं को भी इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ आके काम भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं और हम उनकी लोकेशंस में उनको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो ये एक मेन पॉइंट था कि मेरे को समझाना था कि यहाँ पे मुझे क्या अलग लगा कि अंदर के अंदर इतने हुक डाल दो, इतनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बना दो कि बच्चे को कहीं भी छोड़ दो तो वो आपको आके बताएगा मैंने ये सीखा, मैंने वहाँ जाके ये सीखा, मैंने ये जड़ी बूटी, जैसे यहाँ पे अभी मेडिकल पूरी बैंक है, जैसे जड़ी बूटियों का पूरा एक गार्डन है, सब बच्चों को मालूम है कौन सी जड़ी बूटी कैसे लगाई जाती है और उसका क्या यूज़ है, और वो लोग शायद यूज़ भी करते हैं अपनी अपनी बीमारियों के लिए अगर होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था ये। और दूसरा पॉइंट मुझे बताना है कि जैसे मैं एक बनिया आदमी हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ, तो ये फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब में, तो मैंने लगभग 700 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। अब ये सब जो हमने काम किया, और क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मतलब एक शादीशुदा आदमी हूँ, तो हमारी एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के बाहर नहीं जा सकते, हम ज़्यादा कर नहीं सकते। तो एक संत होता है, उसकी लिमिटेशन, हमारी लिमिटेशन जब खत्म होती है वहाँ पे उनकी लिमिटेशन शुरू होती है, और उनकी लिमिटेशन होती ही नहीं है, वो जितना करना चाहें सेवा या जितना जिस वाइल्डली जितना भी करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पोजीशन ऐसी है और उनको जो सपोर्ट मिलता है गांव वालों से या लोगों से वो एक अलग तरह का सपोर्ट होता है। तो मैं आज जो हम लोग काउ ग्रेजिंग के माध्यम से हमने जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं भारत भर में, विदेश में जो भी कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा गोल ये है कि हमारी लिमिटेशन जहाँ तक है उस प्रोजेक्ट को लेके उसको वहाँ तक लेके आ जाए, फिर वो प्रोजेक्ट हम गुरुजी को सौंप दें, फिर गुरुजी उस पॉइंट को वहाँ से लेके उसको गुरुकुल तत्व, कम्युनिटी तत्व, रेसिडेंशियल तत्व, सब कुछ जो भी कुछ होना चाहिए एक समाज बनाने के लिए, एक अच्छा समाज, वैल्यू वाला समाज बनाने, वो जो काम है इनको ये आगे कर लेंगे, इनको प्लेटफॉर्म बना के हम दे देंगे जितना भी हमसे होगा, और फिर गुरुजी उसे टेक ऑफ कर देंगे, उस प्लेन को, प्लेन हम बना देंगे, गुरुजी टेक ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारा आज का हमारा एक टाइप है, इसलिए भी हमने ये इंटरव्यू किया और गुरुजी भी काफ़ी खुश है इस बात से। गुरुजी यहाँ तक कि हमको कह दिया कि हमारे विदेश का जो वैदिक हेवन है उसके लिए भी यहाँ पे वो 10-12 टीचर रेडी करेंगे, जिससे वहाँ पे हम अमेरिका जैसी जगह पे भी हम हमारा गुरुकुल सक्सेसफुल इस्टेब्लिश करें और वहाँ के बच्चों को भी गुरुकुल का वो करें। एक प्रश्न मुझे ये था, 2-3 प्रश्न आपसे गुरुजी। पहला प्रश्न तो ये था कि आपने एक बात कही थी मुझे, हार्ट वाली, वॉल्व वाली, है ना? तो जैसे मटेरियल लाइफ जो है, जैसे ये अपनी पढ़ाई, नॉर्मल पढ़ाई जो होती है उसके फ्लॉ, ठीक है, वो इन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ से कैसे, कुछ बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्शन होती है मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल बुकों में, शास्त्र में कुछ चीजें ऐसी लिखी है जो मटेरियल वाले को पता ही नहीं है या कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि गुरुजी ने वो पढ़ाई टॉप तक कर ली, पूरा निचोड़ लिया उसको, तो अब उसकी गलतियां पूरी इनको मालूम पड़ जाती है, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल भी पढ़ ली इन्होंने। तो अभी मुझे गुरुजी से 2-3 एग्जाम्पल सुनने हैं जिससे आपको भी मालूम पड़े कि यहाँ पे पढ़ने का, इनके यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। तो आप मुझे वो गुरुजी एक बता रहे थे हार्ट वाली बात, वो बताइए, और दूसरे आपने वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, अर्थ वाली बात है, वो बताइए जरा। हाँ, बहुत अच्छा है सवाल, बहुत अच्छा है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, 1997 की बात है, 1997 की बात है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में मैं क्वालिफाई किया। करीब 5 लाख बच्चे बैठते थे उसमें, लड़के लड़कियां, और उसमें 718 रैंक लेके कॉलेज में मैं पहला लड़का था जो उस कॉलेज को चुना, सीबीएसई के थ्रू, ऑल इंडिया के थ्रू, तो मतलब टॉप रैंकर था वहाँ पे। और ICAR जो था, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसमें देश में 5वां स्थान था। तो इन चीज़ों को लेते हुए जब हम आगे बढ़े, वहाँ गए, तो मैं काफ़ी अपेक्षाओं के साथ मेडिकल कॉलेज में गया, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे में,
और अपने टीचर्स के साथ जब डिस्कस करने लगा तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें देखी वहाँ पे, तो जो कि मुझे 12th के साइंस में इतना डीप पता नहीं था। तो एक है इवोल्यूशन। अगर जो थोड़े बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको ज़्यादा अच्छा समझेगा, या कम से कम 10th तक जिसने बायोलॉजी पढ़ा उसको समझ में आएगा। तो कहते हैं कि बंदर से, साइंस कहता है कि बंदर से आदमी बन गया। अच्छा, तो सवाल है कि बंदर कहाँ से आया? तो कहता है बंदर जो है वो, और जो है वो पीछे छोटे छोटे जानवरों से वो सब डेवलप होके आए। और वो सब कहाँ से आए? तो बोलते हैं वो सब जो है मेढक इत्यादि, वो टोड मेढक उनसे आए। मेढक कहाँ से आए? तो मछलियों से आए। मछलियाँ कहाँ से आए? तो पैरामीशियम से आए। तो बोलते हैं अच्छा प्रमाण क्या है? तो साइंस कहता है कि देखो हमारा जो गर्भ है ना, जब हम गर्भ में रहते हैं तो बच्चा पहले मछली जैसा दिखता है, फिर बच्चा जो है मछली से फ्रॉग के जैसा दिखता है, और फ्रॉग के जैसा दिखता है फिर बाद में जो है बच्चा जो है धीरे धीरे जो है स्तनधारी, हमारे जो स्तनधारी जो हम आदमी जिसमें आता है वैसा दिखने लगता है। तो मैंने बोला अच्छा इसका क्या प्रमाण है? ये तो दिखना तो एक चीज है, दिखने से थोड़ी कोई साइंस हो सकता है। तो है कि जो हृदय है, मछलियों का जो हृदय है वो सिंगल होता है, उसमें गंदा खून और अच्छा खून दोनों मिक्स होते रहता है, उसको कहते हैं सिंगल चैम्बर्ड, एक ही चैम्बर होता है। और जो उसके आगे जो प्राणी होता है उसमें 2 चैम्बर होने लगते हैं, तो गंदा खून और ये थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना चालू होता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग हो रहा है क्योंकि फाइनली उठाते हैं। तीसरा जो मेढक होता है उसमें 3 चैम्बर हो जाते हैं, 3 चैम्बर हो जाते हैं हार्ट। और जब चूहे इत्यादि जो हैं, गिनी पिग और जो आदमी है सब स्तनधारी हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर बन जाते हैं, पूरा अलग अलग खून हो जाता है, पूरा गंदा खून और अच्छा खून साफ अलग होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने डेवलपमेंट बताया कि तो हमारे हृदय का जो डेवलपमेंट होता है, हमारे जो माँ के गर्भ में जो हम रहते हैं, तो पहले हृदय 1 चैम्बर का होता है, फिर 2 बनता है चैम्बर, फिर 3 बनते हैं, फिर 4 बनते हैं। तो बोला कि ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद जब मैंने वहाँ पे मॉडल्स देखे तो वहाँ पे पहले 2 पाइप बना हुआ है, और 2 पाइप जुड़ के एक सिंगल पाइप बन गई, और वो सिंगल पाइप फिर 2 पाइप बन गई, और 2 पाइप 4 में डिवाइड हो गई, और वही 4 जो है वो 4 पाइप बन गए, मतलब वो 4 चैम्बर बन गए हट के। तो मैंने अपने टीचर को सवाल किया कि यहाँ तो पहले 2 दिख रहा है, पहले मछली दिखा रहा है, फिर जाके पीछे गया, फिर वो आगे आया, तो आप इसको क्यों नहीं कंसीडर करते? ये 2 चैम्बर को आप कंसीडर क्यों नहीं करते? पहले तो 2 चैम्बर था। तो बोले वो उससे हमारी थ्योरी प्रूव नहीं हो रही। माता जी ने, मतलब हमारी मैम ने, हमारी जो टीचर थी, टीचर जी ने कहा हमें उससे हमारी थ्योरी प्रूफ नहीं होती, तो हमने इसलिए वो छोड़ दिया है। यहाँ से हमारी थ्योरी प्रूफ होती है, हम यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से आगे का पकड़ते हैं। इसको कहते हैं अंदाजोलॉजी, अंदाज, अपना 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 अंदाज। साइंस भी एक मतलब assumption पे बेस्ड है, उसका बेस में ही लफड़ा है, तो और इतनी बड़ी और खड़ा कर दिया है। जो लोग डॉक्टर हैं उनके लिए मैं टेक्निकल 2 वर्ड बोल दूंगा। मेजोडम के 2 पाइप्स होते हैं, और जुड़ के मेजोडम का एक सिंगल पाइप बनता है, फिर वो 2 पाइप बनता है, फिर 3 पाइप, तो बेसिकली 2 चैम्बर से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसा बनता है। तो वो थ्योरी का जो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी हैकेल का थ्योरी है, गलत है, ट्रू। नंबर 2, जिराफ के गर्दन लंबे कैसे हो गए? तो कहते हैं जिराफ ऊपर के पत्ते खाता था, खींच खींच के गर्दन लंबी हो गई। चलो अब मैं आपको ज्योग्राफी के टीचर से मिलाता हूँ। ज्योग्राफी का टीचर कहता है कि यहाँ पे जिराफ बढ़ा, वहां पे सवाना ग्रासेस होती थी, और सवाना ग्रासेस दुनिया की 2nd बड़ी ग्रास मानी जाती है। सबसे बड़ी स्टेपीज होती है वर्ल्ड में, स्टेपीज ग्रासलैंड जो सबसे बड़ा है, और 2nd जो ग्रासलैंड है दुनिया का वो सवाना है। अब अफ्रीका जहां पे ये ग्रो हुआ जिराफ, वो है सवाना ग्रास, वहां ग्रो हुआ। सवाना ग्रास 1.5 मीटर ऊंची होती है। अच्छा, तो जब नीचे 1.5 मीटर ऊंची घास थी तो गर्दन खींच के ऊपर के पत्ते खाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका उत्तर तर्क शास्त्र में मिलेगा आपको। अब आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपने साइंस भी पढ़ लिया, अब थोड़ा तर्क शास्त्र पढ़िए। तर्क कहता है कि जिराफवा को था ईगो प्रॉब्लम, जिराफ को ईगो प्रॉब्लम था, और नीचे घास नहीं खाता था, ऊपर का ही खाता था। और अगर नहीं खा पाया तो जो मरते हैं ना कुछ, तो बेचारा तड़प तड़प के मरता था, घासों पे लेटा हुआ। बगल में हिरन चरता हुआ जा रहा है, उसको तड़पता हुआ देख रहा है, खरगोश चरता हुआ जा रहा है, उसको तड़पता हुआ देख रहा है। छोटे छोटे जानवर अपना गिलेरी घास खा रहे हैं, और वो जिराफ घास के ऊपर तड़प तड़प के मर रहा है। बेचारे को ईगो प्रॉब्लम था ना, इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, ईगो प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं भक्त कैसे बना, मेरा टर्निंग पॉइंट जहां पे था, जब मैं कनिंगम
पढ़ रहा था, हमारा कनिंगम एक एनाटॉमी का बुक है और ग्रेज एक एनाटॉमी की बुक है। सबसे स्टैंडर्ड ग्रेज मानी जाती है और कनिंगम, ये दोनों डिसेक्शन करने के लिए कनिंगम और थ्योरी के लिए ग्रेज। ये कहता है कि जब हम माँ के गर्भ में जब रहते हैं तो एक बुलबुले जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको ब्लास्टुला कहते हैं अंग्रेजी में, ब्लास्टुला। और उसको कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ग्रेज में एक ग्राफ बना हुआ है उसके, और ग्राफ में लिखा है कि जो ब्लास्टुला है 4 दिन उसमें लिखा है 4 डे और ये 6 दिन 6 डे, और दोनों के बीच में ऐसा एक आयत बनाया हुआ है कि इसके बीच में ये बनता है, कभी तो बनता है, एग्जैक्ट टाइम वी डोंट नो, लेकिन एक 4 से 6 दिन के बीच बन जाता है। ये आज का ग्रेज है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, कलर डॉपलर है, स्कैनर्स हैं, ये सब के साथ बोलता है 4 से 6 दिन में बनता है। चलो भैया ठीक है, अब खोलिए भागवत पुराण 3रा स्कंद। पंचरात्रेण बुद्बुदम, पंच का मतलब पंच नहीं, पंच का मतलब 5, 5वीं रात को बुलबुला बबल वाला स्ट्रक्चर 5वीं रात को बनता है। भागवत बोल रहा है 5वीं रात को बनता है, ग्रेज कह रहा है 4 से 6 दिन के बीच बनता है। अब आप डिसाइड करिए आपको किसको मानना है। चलिए ये तो हुआ चौका, अब छक्का भी ले लीजिए थोड़ा। बच्चे को भूख और प्यास कब लगती है? ग्रेज कहता है हमें नहीं मालूम बाबा, इतना टफ सवाल मत पूछो। दूसरे के बच्चे को आप ये पूछोगे कि डिफरेंशिएशन नेक्स्ट टू द पावर n कितना होगा, तो बोलेगा काहे को टेंशन दे रहे हो, है ना, मैं तो खिलौने खेलने वाला बच्चा हूं, देखो ना 2 और 5 जोड़ो तो मैं 7 बता दूंगा कितना होता है, 2 में से 5 घटाने को भी मत बोलना मेरे को। भागवत कहता है बच्चे को 5वें महीने में भूख और प्यास लगती है। अब इसमें थोड़ा और, ये तो छक्का लगा ना, अब गेंद को स्टेडियम से बाहर करते हैं, कैसे सो सुनिए। भूख और प्यास सब्जेक्टिव फेनोमेना है, ये ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है कि आप नाप लोगे। जैसे कि लंबाई 5 मीटर ऑब्जेक्टिव है, कोई भी नापेगा 5 मीटर आएगी। अब मुझे काला अच्छा लगता है कि पीला अच्छा लगता है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव चीजों के लिए कोई मशीन नहीं बनी आज तक कि ये आपको बता दे। अरे जिंदा आदमी का, बाहर वाले आदमी का नहीं बता सकते कि भूख और प्यास लगी, अंदर वाले का छोड़ दो। शुगर का लेवल बता सकते हैं कि इसका शुगर लेवल 140 है, तो 140 पे भूख लगेगा ये कोई मशीन नहीं बता सकती। हो सकता है भूख किसी को 70 पे लग जाए, किसी को 90 पे लगे, किसी को 150 पे लगे, लेकिन भागवत के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि भूख और प्यास तक बता देती है। ये है गेंद स्टेडियम के बाहर, सब्जेक्टिव चीजों में भी ग्रिप है इनका। और वेद व्यास जी के पास ना अल्ट्रासाउंड था, ना सीटी स्कैन था, ना एमआरआई था, वो तो बद्रीनाथ की गुफा में बैठते थे, आप आज जाके देख सकते हैं आज भी, ठीक है। वहां तो मोबाइल का रेंज भी नहीं आता है, आज भी नहीं आता है, तब तो कुछ था भी नहीं। और तब उन्होंने बैठ के लिख दिया कि 5वीं रात को बुलबुला बनता है, बच्चों लिखो। जो अच्छे बच्चे थे लिख लिए, और जो अच्छे नहीं थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 4 से 6 दिन निकाला। तो ये है। अब आप अगर ज्योतिष में जाते हैं और कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कितना डेवलप्ड है, मेरा सवाल आज के वैज्ञानिकों से है कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए जिसमें धरती की स्पीड आपने कैलकुलेट की हो। तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसमें एक रिसर्च किया है। मैकलसन मॉर्ली एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने धरती का एक्सपेरिमेंट कर स्पीड निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर धरती घूमती तो उनको जो स्पीड जो उनको ला के दिखाना था वो 64,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखानी थी। इतना रफ्तार दिखाने से इनके सारे थ्योरी सही चलेंगे, जो थ्योरीज हैं उनके साइंस की। तो उनको दिखाना था 64,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दिखानी थी धरती की। तो उन्होंने निकाला, 20 किलोमीटर के दायरे पे 4 बड़े बड़े लैबोरेटरीज बनाए, अरबों रुपया खर्च किया, और खर्च करके लाइट को यहाँ से वहां, वहां से वहां ऐसा घुमा के उन्होंने स्पीड चेक किया। तो स्पीड निकला 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहिए था 64,000, आया 2। 64,000 चाहिए था, 2 आया। 2 तो बहुत कम आया ना। तो अब हुआ बहुत बड़ा विवाद हुआ साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्या किया जाए। तो मिस्टर सैगनेक आए, डॉक्टर सैगनेक, SAGNAC, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला मूर्खों, 4 अलग अलग जगह पैसे बर्बाद किए हो, एक जगह एक सिंगल माउंट टेबल बनाओ और सिंगल माउंट टेबल में सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ करो। सारे अपर्चर्स को लाया गया और सिंगल एक बड़े लैब में सिंगल अपर्चर पे उसको इंस्टॉल करके, माउंट करके, उसको चढ़ा के एक्सपेरिमेंट किया गया। लाइट ऑन किया गया, स्पीड रीड किया गया, मूवमेंट्स रीड किए गए, और सैगनेक ने इक्वेशन निकाला, स्पीड निकला 0 किलोमीटर प्रति घंटा।
थोड़ा कम हो गया ना। मतलब अर्थ घूम नहीं रहा है। तो जब उन्होंने फिर एक इक्वेशन दिया, और इक्वेशन दिया सैगनेक इक्वेशन, और सैगनेक इक्वेशन से सैटेलाइट उड़ता है। जितने भी सैटेलाइट दुनिया में उड़ते हैं सैगनेक इक्वेशन पे सेट करके उड़ाए जाते हैं। मतलब इक्वेशन जो सैटेलाइट उड़ा रहा है वो बोलता है कि अर्थ घूमता नहीं है, और फिर भी हमको बताया जा रहा है हमारी किताबों में कि अर्थ घूमता है, जबकि इक्वेशन जो बने हैं वो अर्थ घूमता नहीं है ये बेस रख के, और शास्त्र भी ये बोलता है कि अर्थ घूमता नहीं है। हरे कृष्णा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है साइंस की। जो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये तो एक सैंपल है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम साइंस एनसीईआरटी के बुक्स में जो लिखा है वो भी पढ़ाते हैं। हम बोलते हैं कि देखो एग्जाम में ये लिखना, लेकिन जानना ही गलत है, और जानना कि ये सही है। तो हम विद्या और अविद्या, ईशोपनिषद में लिखा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों साथ में पढ़ाना चाहिए। लोग पूछते हैं कि अविद्या क्यों पढ़ाते हो, सीबीएसई का सिलेबस मत दो, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। तो हमने कहा है कि हम थोड़ा जहर भी देते हैं है ना। अविद्या क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि थोड़ा अविद्या जानना भी जरूरी है, और अविद्या जो है, जो ऐसी चीजें हैं उसको जानना भी थोड़ा जरूरी है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं वो भी आप जानिए, और विद्या भी जानिए कि असली चीज क्या है और असली चीज नहीं है वो क्या है। जहर और अमृत दोनों जानिए, थोड़ा ये थोड़ा वो मिक्स में ब्लेंड में रखिए। हरे कृष्णा। एक और बात कहनी थी, जैसे मैं अपने बच्चे, मेरा 7 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, और उनको मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ, घर पे पढ़ा रहा हूँ, और यूके की बोर्ड, विदेश की यूके की बोर्ड की किताबें हम ला के पढ़ा रहे हैं। वही लगभग इतनी सीबीएसई बोर्ड जितनी पैसे लगते हैं वैसे नहीं लगते उस किताबों के, और उससे हम यूके का पढ़ाई घर पे इंडिया में बैठे करा रहे हैं। उसमें कोई स्कूल का कोई आदान प्रदान नहीं है हमारा। और एक एग्ज़ाम होती है SAT, जो इंटरनेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। अगर कोई आदमी वो एग्ज़ाम देता है, इसका मतलब है वो 10+2 है। अगर उस एग्ज़ाम को देता है तो 10+2 उसको कंसिडर किया था पूरी दुनिया में। अब मेरे 5 मित्रों के बच्चे जो भी हरे कृष्णा की हैं, उनके बच्चों ने 13 साल की उम्र में वो एग्ज़ाम दे दी, और वो 10+2 के कैटेगरी के हो गए घर पे पढ़ के, और उनको हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन तक दे दिया, फुल स्कॉलरशिप, स्टाइफंड 1.5 लाख रुपए अलग से और देती है बच्चे को। तो ये अभी मेरे बच्चे के लिए मैं अभी यही पढ़ाई करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा लगभग 3-4 ग्रेड लगभग पढ़ाई 1 साल में कंप्लीट कर पा रहा है। तो जितनी उम्र है उसके हिसाब से 4-5 ग्रेड आगे चल रहा है वो। और मेरा जो 2 साल का बच्चा है वो ऑलरेडी 4 साल तक की बच्चों की पढ़ाई घर में सीख चुका है। तो हम ये ज्ञान जो हमने डिस्कस किया हमने, ये भी हम हमारे जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनको भी हम उस SAT के लिए भी तैयार कर देंगे कम उम्र में, जिससे वो अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करना चाहे विदेशों में जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए भी काबिल हो गए। क्योंकि उस SAT के अंदर जो भी लगता है वो सब हम यहाँ पे वैसे भी सिखा रहे हैं। तो वो सब है मूल ज्ञान, वो टाइम पास ज्ञान नहीं। हमको 50 चीज़ें स्कूल में सिखाते जो जिंदगी भर काम नहीं आती, और SAT में वही क्वेश्चन पूछते जो एक्चुअल में काम आने वाला है। इसलिए वो इतनी मोटी किताब होती है, और उसमें उसको किसने पास कर दिया ना, उसको मूल ज्ञान पूरा है। तो हम यहाँ पे मूल ज्ञान ही सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये एज है बच्चों का, छोटा 2 महीने से लेके 15 साल तक का जो उम्र का एज है, वो एकदम सुपर ग्रास्पिंग एज है। उसमें आप अननेसेसरी चीज़ डालोगे तो कोई मतलब नहीं है, पर नेसेसरी चीज़ डाल दोगे तो वो पूरी दुनिया को सुधार देगा। तो ये भी हम इंटीग्रेट करेंगे, ये SAT एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर देंगे बच्चों को। तो वो अगर चाहें, उनके पास एक विकल्प रहेगा कि अगर वो चाहें तो ये सब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी कर सकता है, नहीं चाहे तो क्वालिफाइड तो रह सकता है एटलीस्ट। तो ये एक हमारा एक डेफिनेटली हम, कि मेरी वाइफ ने काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, होम स्कूलिंग और चाइल्ड केयर पे, वो कुछ साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से। तो वो ज्ञान भी हम इंटीग्रेट करेंगे गुरुजी के साथ, गुरुकुल कंसेप्ट में, और इसको उभारेंगे, इसको ऐसा बना देंगे कि विदेशी लोग यहाँ पे हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में टीचर बनने के लिए आएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा। एक चीज जो मेरे ध्यान में आ रही है अभी, कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ जो है उसको उसके फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए, है ना, हम लोग यहाँ पे उसको लाठी चलाना सिखाते हैं। और हमारे कुछ दोस्त हैं, एक मेरे खास दोस्त हैं महावीर अन्ना, वो कलरीपयट्टू के एक्सपर्ट हैं, बैंगलोर में रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो 5 लेवल जो होता है कलरीपयट्टू के, 5-7 लेवल ऐसा कुछ होता है टोटल, तो उसमें जो 5वां जो लेवल होता है कलरीपयट्टू का, उसमें ट्रीटमेंट होता है कि किन नसों को दबाने से क्या
चीजें हो जाती हैं। हाँ, मर्म चिकित्सा कहते हैं उसको। तो पहला लेवल है कि भाई बचाव सीखो, दूसरा लेवल है कि अटैक सीखो करना, तीसरा लेवल है, एक एक लेवल सिखाते हैं कि शरीर के नसों को पहचानो, चौथे और पांचवें लेवल में ट्रीटमेंट में आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट कहाँ दबाने से क्या ठीक हो जाता है। तो बच्चा जो है, हमारा जो बच्चा है, जब वो पढ़ के निकलता है, उसको हमारी मंशा है कि उसको तो हम गुरुकुल का आचार्य बना देंगे, लेकिन वो गुरुकुल का आचार्य ही नहीं रहेगा, वो आसपास के 10-15 गांवों का वो एक डॉक्टर भी हो जाएगा। बस दवा की बहुत सारी चीजें ऐसे ठीक कर देगा वो, और बहुत उसको कुछ नहीं। और हमने वो रखा है कि भाई हम किसी से चार्ज नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे, हमारे शिष्य भी नहीं लेंगे। अब आप सोचेंगे उसका जीवन कैसे चलेगा, ठीक है ना। जब वो 100 बच्चों को खाना खिला सकता है उगा के, और आसपास के 15 गांवों के सब लोगों का ट्रीटमेंट ऐसे नाड़ी दबा के कर सकता है, तो आपको क्या लगता है उसका जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? स्वावलंबी हो गया। और वो हाथ दे के बता सकता है कि 10 जनवरी को आपका टांग टूटने वाला है, अगर आप बचना चाहते हो तो ये कर लो। और अगर वो ना माना और सच में टांग टूट गई, तब तो ऐसी लाइन लग जाएगी उसके पास। और अगर उसने हाथ दे के बता दिया कि ये शादी करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और शादी एकदम टिक गई तो बहुत अच्छा हो गया, ये जो है शादी खराब हो जाएगी। जो ये ब्राह्मण का जो काम है ना, फ्री में एडवाइस देना, ब्राह्मण को चाहिए फ्री में एडवाइस दे। तो अगर बच्चा ब्राह्मण बनता है और फ्री में एडवाइस देता है चिकित्सा के बारे में, लोगों के आसपास के झगड़े न्याय जो है फ्री में देता है, सबको सब सुलटा देता है कि भाई तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे रहो, है ना। और अगर वो बच्चों को शिक्षा फ्री में देता है ना, तो ब्राह्मण को भगवान पे डिपेंड करना है कि वो तो उसका जीवन तो चली जाएगा। वो ब्राह्मण वही है, मैं जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई उसमें से क्षत्रिय है, बच्चा क्षत्रिय है जो प्रोटेक्शन दे सकता है, तब तो कहाँ वो, तब तो वो किसी भी लेवल पे जा सकता है ना, राजनीति में जा सकता है, और किसी वो बहुत अलग ही जा सकता है। और अगर वैश्य बिजनेस करना चाहता है, तब तो उसको पता ही है कि गुरुजी के यहाँ कौन से पेड़ जो है वो लोगों को चाहिए। ये इंसुलिन के लिए आधी जनता तो डायबिटीज और आधी जनता हाइपरटेंशन, और बचे हुए जनता जो है वो गैस और कब्ज की शिकार है। तो ये 4 चीजें कर दो सब। ये जो मैंने कड़ा पहना हुआ है, एक सिंपल सा कड़ा है, देखिए ये कॉपर का बना हुआ है, इसमें हाथी की पूंछ यहाँ बीच में लगी हुई है। ये है, इतनी सी चीज है। इसको बनाने का खर्चा 10 रुपये आया हो, और जिसने मेरे को दिया उसने 100 रुपये में मेरे को बोला 100 रुपया, मैंने ऐसे दे दिया। मेरे को लगा पहन के देखता हूँ क्या है। पहनते ही मेरे स्लीप के पैटर्न सुधर गए। उसने कहा था कि स्लीप, आपका जो नींद है, नींद का पैटर्न सही कर देगा। और पिछले 3 साल से मुझे सपना आना बंद हो गया था। मैंने क्या नींद में क्या देखा पता ही नहीं चलता। जब ये पहना तुरंत मेरे को समझ में आने लगा। अब मुझे पूरा रात भर में सपने में अगर कुछ दिख गया तो सुबह उठने के बाद याद रहता है कि ये दिखा था मेरे को। देखो है 10 रुपए की चीज लेकिन ज्ञान नहीं है। केमिस्ट्री क्या है? हाँ, ज्ञान नहीं कि एक हाथी का पूंछ इतना कुछ कर सकता है तांबे में लग के। आदमी का पूरा जो स्लीप को कंट्रोल कर सकता है हाथ में लग के। पैर के अंगूठे में आप एक कॉपर का रिंग डाल लो, दोनों अंगूठों में, आपका जो नाभि का जितना भी कमजोरी है वो दूर कर देगा। जिसकी नाभि को कमजोरी है, सटक जाता है इधर उधर, और बार बार आप सेट कराते हैं, नाभि वाले को खोजते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं नाभि सटकता है तो क्या करना होता है। नाभि सटकता भी है ये पता नहीं है। कई लोग जिंदगी भर कब्ज की गोली खाते हैं, ये पता नहीं कि नाभि सटका हुआ है। उसको ठीक कर दो, जगह सेंटर पे ले लो, ऐसे ही कब्ज ठीक हो जाएगा। जिनको पता है उनको ये नहीं पता है कि अगर ये बार बार सटक रहा है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पैर में 2 कॉपर के रिंग्स डालने हैं अंगूठे में, बस एक बार सेट कर लो, फिर जिंदगी में और सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज कहाँ मिलेगी? तो गुरुकुल में। ये हमारा बच्चा, अच्छा ये जिनके पास है उनके पास फिर चरित्र हो, ये भी तो जरूरी है। तो बच्चे को हम सुबह उठाते हैं, आरती करवाते हैं, और उसके बाद वो आरती करने के बाद, योगा करने के बाद फिर प्रसाद खाता है बिना प्याज लहसुन का, भोग लगा हुआ, तभी जाके क्लास को बैठता है। तो मन में सात्विक विचार तो अपने आ जाएंगे। हरे कृष्ण। एक और बात मुझे कहनी है, हमने 2 प्रोग्राम चालू किए थे अडॉप्शन के। जैसे हमने एक अडॉप्ट काऊ का प्रोग्राम चालू किया था, क्योंकि हम कत्ल खाने की गाय बचाते हैं। तो हमारी जो वैदिक हेवन प्रोजेक्ट में अडॉप्ट काऊ प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चला, और काफ़ी सारी हमारी गाय अडॉप्ट हो गई। तो लोग अडॉप्ट करके थोड़ा बहुत पैसा उसका जो चारा का लगता है वो देते हैं हर महीने। तो उससे हमारा वो गाय बचाने का काम भी चल रहा है। दूसरा, हमने अडॉप्ट साधु प्रोग्राम चालू किया, जिसमें हम वृंदावन के 130 साधुओं को हमने अडॉप्ट किया है, जिनका हर रोज का खाना हम दे रहे हैं। और उन साधुओं को एक फैमिली ने अपने अपने अडॉप्ट किया, और उसका जो महीने का लगभग 1 बार का मील खाना हर रोज होता है वो देते हैं। तो अब हम यहाँ पे अडॉप्ट गुरुकुल किड प्रोग्राम चालू करना चाहते हैं गुरुजी के साथ, क्योंकि अभी इनका एक्सपांशन तो बहुत भयंकर हो रहा है। पर क्योंकि ये कोई फीस नहीं लेते, क्योंकि ये कोई एक चार्ज नहीं रखना चाहते, और
इसको इस तरह से चलाना चाहते हैं तो इसमें 2 लेवल के स्पॉन्सरशिप हो सकते हैं। एक तो जैसे गुरुजी ने मुझे रात को कहा था कि 2100 रुपया प्रति महीना एक बच्चे का अगर मिल जाए, तो आप अगर आप चाहें तो एक एडॉप्ट चाइल्ड प्रोग्राम हमारा इसको बना लेंगे हम, एडॉप्ट गुरुकुल किड। उसमें आप 2100 रुपया मात्र महीने का दीजिए और जो बच्चे का पैसा जा रहा है उसका नाम आपको दे देंगे 1-to-1 पर्सनल लेवल पे, और उस बच्चे का जो भी खर्चा है जो 2100 वो आप हर महीने देते रहिए। वो बच्चा गुरुकुल में पढ़ाई करेगा, बाद में जाके टीचर भी बनेगा और दूसरी जगह भी वो करेगा। और इसमें एक और लेवल ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 12 महीने में 10-11 महीने घूमे, भारत भी घूमे और भी कोई दूसरा ज्ञान इधर उधर मिलता है वो भी लें। तो उसका हमने बजट बनाया है 5100 रुपया प्रति बच्चा पर मंथ। तो उसमें उसका ट्रैवल और थोड़ा बहुत का काम हम लोग उसमें मेरे बजट में मैनेज कर लेंगे, उसका सीखने का बाहर जो सीखने का। तो अगर हमें 5100 रुपये महीने का मिल सकता है तो हम हमारे सारे बच्चों को जो ट्रिप ट्रेनिंग होती है 10-11 महीने की या 8 महीने की जो भी मिनिमम वो करवाएंगे, और फिर वो बच्चा एक पूर्ण बच्चा बनेगा, पूर्ण गुरु बनेगा, पूर्ण। और फिर हमारा एक गोल ये है कि हर बच्चा जो हमारे गुरुकुलों में निकलेंगे उन हर बच्चे को जब वो ग्रेजुएट होगा तो उसको 10 एकड़ जमीन देंगे, है ना? एकदम एक बच्चा 10 एकड़ जमीन देंगे और फिर वो जहाँ पे उसको 10 एकड़ जमीन मिलेगी उस जमीन का वो अपना गुरुकुल सब स्टार्ट करेगा, जिसमें गुरुकुल में जो बच्चे रखेगा सिखाने के लिए उन बच्चों का भी खाना पीना और गुरुकुल का जो खर्चा है वो सारा खर्चा उस 10 एकड़ में निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए भी अगर आप योगदान करना चाहें तो आप हम आपको आइडेंटिफाई ज़मीनें बता देंगे, लोकेशन बता देंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। भारत के एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है हेमल मंटू साहब, मेरे बहुत अच्छे मित्र हो गए हैं। उन्होंने लद्दाख में 2500 एकड़ का कोल्ड डेजर्ट उसको फॉरेस्ट बना दिया। प्राइम मिनिस्टर तक ने उनको अप्रिशिएट किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ये कहा कि भारत में 10 लाख हेक्टर लगभग 25 लाख एकड़ जमीन उन्होंने आइडेंटिफाई की है जो डेजर्ट है, उनको वो फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट उनको दिया। 500 डिस्ट्रिक्ट में 2500 एकड़ की ऐसे डेजर्ट्स हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ है अभी और हमने अपना सपोर्ट भी उनको दिया है। उनको हमने ऑफर दी है कि हम 1 करोड़ जो पेड़ लगेंगे उनके आने वाले उसकी फंडिंग हम दे देंगे हमारी आइडेंटिफाइड लोकेशन से। और हमारा गोल क्या है कि उन 500 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये डेजर्ट फॉरेस्ट बनेंगे उसमें गुरुजी के गुरुकुल भी साथ में बनते हैं। तो ये गांव की ज़मीन है और पेड़ों से भी गांव को भी फायदा होने वाला है। और वो 2500 एकड़ की हम कोऑपरेटिव बना के उसको हम डेवलप करेंगे। उस कोऑपरेटिव में हम चाहते हैं कि गुरुकुल भी बन जाए और उन ज़मीनों को भी हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक्सपांड करें। ये प्रोजेक्ट 10, 12, 15 साल का है कम से कम। तो ये सब कुछ हम सब साथ में जोड़ के करना चाहते हैं। तो आप किसी भी लेवल पे हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, यहाँ रहना चाहते हैं, गुरुकुल टीचर बनने के लिए कम से कम 6 महीना यहाँ आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ रह के सीख सकते हैं और कम से कम में बढ़िया से बढ़िया ज्ञान कैसे लेना है, कैसे सेटअप करना है, जीरो बजट गुरुकुल ये कह सकते हैं इसको, कैसे बनाना है। और जीरो बजट गौशाला भी बनाई है इन्होंने, तो कैसे बनाना है, ये गौशाला खड़ी है, जीरो बजट गौशाला कैसे बनाना है, सब कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे। और ये हमारा एक ऑफिशियल लॉन्च है गुरुकुल शिक्षा का, और इसलिए मैं गुरुजी से निवेदन किया कि आप हमारे ऑफिशियल काउ ग्रेजिंग संस्था, हमारी जो संस्था है उसके ऑफिशियल गुरु इस कंसेप्ट के बन जाइए, जिससे हमारे गुरुकुल शिक्षा से संबंधित हमारे जितनी 2-3 लाख फॉलोअर हैं उन सबको जो भी प्रश्न और कुछ भी हो वो सब यहाँ आके उनका वो समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ रह के कोई भी यहाँ आएगा, खाना पीना रहना फ्री है। आप अप्लाई करके आइए, गुरुजी का नंबर या मैं आपको एक लिंक दे दूंगा फॉर्म भरने का, फॉर्म भर के आ जाइए और एप्लीकेशन अप्रूव करके फिर आपको यहाँ पे हम भर्ती कर लेंगे। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। अगर आपने जॉब छोड़ना है आपका IT वाईटी का कोई भी, और कोई सेकेंड होम देख रहे हैं आप, छोड़ दीजिए, यहाँ पे आके रहना चालू कर दीजिए। हम आपको रख लेंगे, पूरा ट्रेन कर देंगे, ऐसा ट्रेन कर देंगे कि आप खुद कोई भी जगह गुरुकुल आचार्य बन सकते हैं। तो यही हमारा गोल है। इंग्लिश में भी सिखाएंगे, अगर इंग्लिश वाले आ जाएं हिंदी में सिखाएंगे। बस गोल है कि इस ज्ञान को अच्छे हाथों में दें,
प्रॉब्लम ये हो रही है कि ज्ञान, गुरुकुल वेद का ज्ञान कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड हाथों में नहीं है आज की तारीख में, इसीलिए गुरुकुल फेल हो रहे हैं। बच्चे जो गुरुकुल के बाहर आ रहे हैं वो कम्प्लीटली ब्लैंक है, को पता ही नहीं क्या करे लाइफ में। यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था। सब गुरुकुलों में जब मैंने प्रश्न किए सब चुप हो गए। सिर्फ एक गुरुकुल था, कोल्हापुर कानेरी मठ वाले महाराज, उन्होंने एक्सेप्ट किए बात। पहले गुरुकुल जो उन्होंने एक्सेप्ट की। दूसरी उन्होंने कहा कि मैं हर बच्चे को 5 लाख रुपया कैश दूंगा जब वो ग्रेजुएट होगा, कि वो कुछ कर ले अपनी ज़िंदगी में उससे। मैंने जब वो सुना ये बात तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक हॉनेस्ट आदमी है, एक संत है, इसलिए ये कुछ कर पाएंगे गुरुकुल शिक्षा में। बाकी संत नहीं है इसलिए कर नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट भी किया, उसका समाधान निकाला। और उसी तरह का समाधान हमने निकाला कि हम उसको 10 एकड़ ज़मीन दे दी। तो 10 एकड़ ज़मीन दे दी, उसके बाद तो फिर 400 आदमी को खाना आप हर रोज कम से कम उगा सकते हो 10 एकड़ में। इतना मिनिमम कैपेसिटी होती है। यहाँ पे वो फॉरेस्ट्री सीखेगा, प्लांटेशन सीखेगा, जड़ी बूटियाँ सीखेगा, सब कुछ सीख रहा है और खुद से सीख रहा है। सेल्फ ड्रिवन, एक वर्ड होता है सेल्फ ड्रिवन। जैसे हम लोग कभी कोई आदमी रखते हैं अपनी कंपनी में तो उसका ज्ञान देख के नहीं रखते, सेल्फ ड्रिवन हो क्या हो, वो खुद से क्या क्या कर लेता है, खुद से अपना डिसीजन ले लेता है। तो सेल्फ ड्रिवन आदमी एक एसेट होता है कंपनी का। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स कर रहा था, 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है MIT का जो है वो कोर्स कर रहा था, ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। तो मेरे 4थे चैप्टर के बाद जब टीचर आया, वो आया फेसबुक का मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग, उसको टीचर बना दिया गया उस 4वें मॉड्यूल के लिए। अब उसमें उससे तो पढ़ाई की बातें कम हो रही है, दूसरी चर्चाएं हो रही है। उसमें मैंने एक चीज़ सीखी बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें बोला कि जब मैं हार्डवेयर में पढ़ रहा था मुझे ये फेसबुक बनानी थी, पर मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तब तक उसको नहीं आती थी, वो सब चीज़ें नहीं, जो उसको बनाना था वो नहीं आता था। उसका रूममेट था जो इकोनॉमिक्स था, उसका कोई कंप्यूटर नॉलेज नहीं, उसको उसने बताया कि ये है कैसे करें, अपन दिमाग लगाते, तो बोला कि PHP से शायद हो जाएगा। उसने 3 दिन में PHP सीखा इकोनॉमिक्स ने, और उसने फेसबुक बनाई। और आज उसकी कंपनी ऐसे ऐसे लोगों से चल रही है जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है वो स्किल का। जब वो हायर करते हैं ये नहीं देखते कि इसका स्किल है या नहीं है, वो आदमी कैपेबल है या नहीं है, वो देखते हैं, उसको करोड़ों की सैलरी ऑफर कर देते हैं। मतलब फेसबुक में आज अमेरिका में आप काम करते कम से कम 1.25 करोड़ की सैलरी चल रही है राइट नाउ पर ईयर, रख लेते हैं। फिर उसको बोलते हैं ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें तुम स्किल बिल्ड करके इसको मैनेज करो। आप समझे, कैपेबल होना चाहिए आदमी। तो वही हम यहाँ गुरुकुल में करना चाहते हैं कि हम उसको कैपेबल बनाना चाहते हैं, ऐसा कैपेबल कि साला उसको हम कोई भी प्रोजेक्ट दे दे, वो उसको सीख के डेवलप कर खुद उसको चला भी लेगा और बड़ी फेसबुक जैसी कंपनी भी बना लेगा। बराबर है एकदम। हाँ बोलिए। देखिए, बच्चे को अपने पैर पे खड़ा करना जो है वो जो है मालिक बनाने की बात है, और बच्चे को जाके नौकरी चाहिए तो नौकर बनाने की बात है। तो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं बॉम्बे में, वो पहले बिहार के थे, मतलब बिहारी हैं। वो जब बॉम्बे से भागे, बॉम्बे कहते, जब बिहार से भागे, कॉलेज में पढ़ नहीं पाए, मतलब मन नहीं लगा उनका पढ़ने में। तो जब बम्बई पहुंचे तो हाफ पैंट पहने हुए थे और ये बनियान, गंजी बोलते हैं उसको, इनर नहीं, हाँ बनियान, बंडी, हाँ, और अंदर वो पहने थे, वो रूपा का था ना वो, और एक हाफ पैंट पहने थे। वो पहन के वो बॉम्बे पहुंचे थे। अब वो इधर काम कर रहे हैं, उधर काम खोज रहे हैं। और आज की तारीख में ये जो सज्जन हैं ये दुनिया के 150 टॉप फॉर्चून कंपनी के मालिक हैं। उनकी जो कंपनी है 150 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वेदांता, अनिल अग्रवाल जी। और यूजुअली मंदिर आते हैं और हरे कृष्णा जाप भी करते हैं। 30 साल से कर रहे हैं, 35 साल से 35 साल से कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी हमारे इस्कॉन में, उनको अनिरुद्ध दास का नाम मिला है और 35 साल से हरे कृष्णा 16 माला कर रहे हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा। उनके पापा ने उनको कहा था कि अपनी जो आमदनी होती है उसका 35% ही रखना चाहिए, बाकी समाज को लगा देना चाहिए। तो उन्होंने आज बहुत 10,000 से ज़्यादा बच्चों का एवरीडे का खाना उनकी संस्था से आ रहा है और मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू। मुंबई में ही मैं जानता हूँ, और भी बहुत सारी चैरिटी भी करते हैं। और दुनिया भर का बिजनेस आज वर्ल्ड की जिंक और एल्यूमिनियम की मोनोपोली उनके पास है, स्टील की मोनोपोली मित्तल के पास है, जिंक और एल्यूमिनियम की उनके पास है हिंदुस्तान। तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप जो है तुम जीरो से उठाया हो, लेकिन बेटे को डर लगे कि भाई मैं इतनी बड़ी कंपनी लूंगा तो चला पाऊंगा कि नहीं। तो ये जो है ना, ये जो
ये जो हमारा शिक्षा है ये कहीं ना कहीं फेल होता है, क्योंकि हार्वर्ड से MBA करने के बाद भी बच्चा जो है डर रहा है, समझ रहे हैं? वो डर क्यों है? क्योंकि उसने रिस्क लेने का कहीं उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दिया। ये रिस्क लेना किसको कहते हैं, है ना? क्योंकि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई होती है। वो एक बस आता है लेने के लिए, वो लेके पहुंचा देता है, रोज का रोज वही रूटीन है, कुछ नयापन नहीं है ना? तो हमारे यहाँ कैसा है, एक बार सुबह 9 से हमारे क्लासेस चलते हैं 1 बजे तक। क्लासेस एक बार हो गया, लंच हो गया, लंच के बाद रोज नदी में जाते हैं, टीचर्स भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, और सब 20-20 फीट से छलांग लगाते हैं। सब टीचर्स भी लगाते हैं, बच्चे भी लगाते हैं। और भगवान ने ऐसी नदी, चैतन्य महाप्रभु यहीं पे नहाए हैं, इसी नदी में यहीं पे नहाए हैं। तो वो जो जगह है वो एक ही पॉइंट है जहाँ पे आप जंप मार सकते हो। जंप के बाद अगर आप केवल चलोगे बस, तो आप बाहर निकल जाओगे, पानी इतना आ जाएगा तुरंत। बस वो एक ही पॉइंट है जंप मारने के लिए, जंप मारो, बस चल दो 2 मिनट, 1-2 कदम मारोगे, आप बाहर आ जाओगे वहां से। तो बहुत अच्छा है कि तैर भी सकते हैं, और पानी कम भी नहीं है और पानी ज्यादा भी नहीं है। तो ये रिस्क जो है वो टीचर्स और जो बच्चे, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं है उतना रिस्क। और थोड़ा बच्चे को जो है लाठी चलाना बहुत जरूरी है, और थोड़ा जंगल में रहेगा तो एक जंगल से जो डर है वो हटेगा। नहीं तो CR से भी डर जाएगा बच्चा, लोमड़ी से भी डरेगा, है ना? इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए। कुत्ते से तो आजकल के बच्चे कुत्तों से इतना डरते हैं, कुत्ता देखा कि कुत्ता बोलते हैं। गांव का बच्चा कुत्ता देखा तो सीधा है पत्थर, कुत्ता ही भाग जाता है। कुत्ते को मालूम इससे पंगा नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा करेज का लेवल की कमी हुई है आज के शिक्षा के कारण, और ये कमी जो है ये गुरुकुल पूरा करेगा। और हम चाहते हैं कि जिनको भी गुरुकुल खोलने हैं वो आए, सीखें। सब जगह तो हम जा नहीं सकेंगे, तो आप यहाँ आके सीखिए और यहाँ आके आप ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप 6 महीने हमारे यहाँ सीख लेते हैं तो हम आपको एकदम कह सकते हैं कि आप कहीं भी आए गुरुकुल चला सकते हैं। एकदम आंख मूंद के हम आपको सर्टिफाई कर देंगे कि आप जाके चलाइए, सिलेबस दे देंगे, और आपने सब देख लिया है कि कम खर्चे में कैसे चला सकते हैं। देखिए, चला तो कभी सकता है, लेकिन कम खर्चे में चलाना, लोकल मटेरियल से, कि अभी सही कर रहे थे कि लोकल हो, लोकल बांस को लेके या लोकल धान के पुआल को लेके, वो लोकल गायों को लेके, और उसमें किन चीजों का ध्यान रखने से आपका खर्चा कभी बढ़ेगा नहीं। तो ये हमारा कुछ उपलब्धि हो ना हो, ये ज्ञान हमारी उपलब्धि है, ज्ञान कि ये कैसे चलेगा, ज्ञान हम आपको दे सकते हैं निःशुल्क। और कोई लोग बोलते हैं कि निःशुल्क क्यों रखा है, शुल्क क्यों नहीं रखा है, तो ऐसे सवाल कम करने वाले लोग हैं। लेकिन जिनको ये सवाल आता भी होगा मन में, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, ज्ञान जो है ना निःशुल्क वातावरण में ही बट सकता है। जब आप पैसा दे देंगे ना मुझे ज्ञान के लिए, तो मैं आपका गुलाम और आप मेरे मालिक, फिर मैं नीचे आप ऊपर, और ज्ञान नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है, गुरु गुरु होता है। जब गुरु पैसा नहीं लेता ना तो लोग आके ऐसा झुक जाते हैं, तब वो ज्ञान अपने आप आने लगता है उसके। हरे कृष्णा। तो जिनको भी गुरुकुल चलाना है वो ऐसे ही सोचें कि निःशुल्क चलाएं। अब वो कैसे चलेगा, वो ब्राह्मण का यही श्रद्धा है भगवान पे कि जब मैं अपना धर्म करूंगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। आप चलाइए, ये चलेगा, हैव फेथ। और ये फेथ देने के लिए आप यहाँ आइए, रहिए, देखिए, ये फेथ आपके अंदर आएगा, है ना। बाकी तो डिटेल है कि लकड़ी और गोबर पे आप कुकिंग कर सकते हैं, ये तो आप मतलब ऐसे भी आप जान रहे हैं। और हमने पिछले बार बताया था कि हम सेंधा नमक खाते हैं, यहाँ पे सादा नमक हम इस्तेमाल नहीं करते आयोडीन वाला। जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं, जिनको केमिस्ट्री मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है पूरे केमिस्ट्री में। एक फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इतना हाईली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। और दांतों में जो पेस्ट यूज करते हैं, बाबा का भी जो पेस्ट है उसमें फ्लोरीन है। 995 ppm फ्लोरीन बाबा के पेस्ट में है। तो वो फ्लोरीन जो है एजिंग कराएगा, आपकी उम्र को घटाएगा और कई सारी समस्याएं लेके आएगा। और आप सुबह सुबह मार रहे हैं, पानी में आपके क्लोरीन जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर में जो डाला हुआ है, शहरों को सप्लाई वाले पानी में क्लोरीन जा रहा है। अगर आप आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं फिल्टर करने के लिए, आरओ के पानी का पीएच टेस्ट करिए, वो एसिडिक पीएच है। तो 7 से नीचे का पीएच है जो हानिकारक है। पीने का पानी का पीएच 7 से ऊपर होना चाहिए। खाने में जो नमक है उसमें आयोडीन आ रहा है, और जो यूरिया है उसमें ब्रोमीन आ रहा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों आपके खाने में मौजूद हैं। तो आपका बाल अगर पक रहा है, डाइजेशन में गैस बन रहा है, एजिंग फास्ट हो रहा है, तो आश्चर्य क्यों। तो ये चीज हमने पिछली बार ही बताया था, इसलिए हमने हैलोजन को आउट कर दिया। दातून या अगर पेस्ट यूज करना है तो ऐसे पेस्ट यूज करो जिसमें फ्लोरीन नहीं लिखा हो, क्लियर हो कि इसमें नॉन फ्लोरिनेटेड पेस्ट हो। नमक यूज करना है तो सेंधा यूज करो, आयोडीन फ्री। पानी यूज करना है तो डायरेक्ट बोरिंग या कुएं का पानी यूज करो जिसमें एकदम क्लोरीन फ्री। और खाना जो हो बिना यूरिया का हो, ब्रोमीन फ्री। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो आज का हम सेशन यहीं पे शेष करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप गुरु जी के गुरुकुल में आइए। इनका गूगल मैप लोकेशन में डाल दूंगा, इनके संस्था के कोई पर्सन का भी नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो। और आप इनसे संपर्क करके पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सबसे बढ़िया ये रहेगा क्योंकि फॉर्म में आपकी एक्सपेक्टेशन भी हमें मालूम पड़ जाएंगी, तो उस हिसाब से आपको उस हिसाब से टाइम टीटी दे देंगे हम, और हमारे पास भी आपका डेटा आ जाएगा तो हमें भी पता है कि आपको किस तरह से तैयार करना है। तो हम एक फॉर्म बना देंगे, वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और यही आज है, और हमारे फ्यूचर के कोर्सेज में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हो जिससे बच्चे भी सीखें और जो गुरुकुल टीचर्स आए फ्यूचर में वो भी सीखें। तो यही हमारा टाइप था। हमारी पूरा जो हमारा रिसर्च है उसका ये आज एक ऐसा मोड आया है जिसमें ये सारांश पे आ गया है कि हम ये कंसेप्ट के थ्रू हमारे सारे ज्ञान को बांटेंगे। हमारे जो अगर आप टीचर्स बनने भी आते हैं तो इसका मतलब ये है कि गुरुकुल का सब तो ज्ञान है ही आपको, प्लस आपको हमारा सब कोर्सेज का ज्ञान भी यहीं मिल जाएगा। तो एक फुल फ्लेज कोर्स भी हो जाएगा उनका, हाँ। है ना। बट्टी के घर बनाना, बांस से घर बनाना, स्टोन से घर बनाना, पर्माकल्चर, डिजाइन सिस्टम, मियावाकी फॉरेस्ट, मल्टी लेयर फार्मिंग, सब कुछ हम सिखा देंगे। ये मॉडल जो है हमने एक ही चीज किया है यहाँ पे हमने सब अच्छी चीजें जितनी लोगों के पास है उसका हमने बेस्ट पार्ट ले लिया है, ठीक है ना। सबका आशीर्वाद ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि किन्हीं के पास 5 लेयर फार्मिंग है तो 1 एकड़ से 12 लाख कमा के दिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे महारथी लोग बैठे हैं भारत में, मोदी जी ने भी अवार्ड दिया हुआ है उनको। ऐसे ऐसे गुरु जी हैं जो कि अमृत मिट्टी को अमृत मिट्टी बना सकते हैं, है ना। दीपक गुरु जी हैं। ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं जो मिट्टी को अमृत बना के दिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाय के ऊपर उन्होंने पूरा, गोपाल सुतारिया जी ने गाय पे क्या किया है, फिर अपने जो रमेश भाई हैं उन्होंने किया है। बहुत सारे लोग हैं अपने जो नूर महल के जो स्वामी जी हैं चिन्मयानंद, उन्होंने साहिवाल पे बहुत अच्छा काम किया है। हमने क्या किया है कि इसको एक इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है कि देखो भाई, गौशाला भी हो, गुरुकुल भी हो, और इसको चलाने के लिए एक ऐसे ब्राह्मण वर्ग हो, ब्राह्मण मतलब जन्म जातीय नहीं, ये कर्म वाले, जो उसको फ्री में पढ़ाएं, ये ब्रह्मचारी रूप से हो या गृहस्थ रूप से हो, कैसे भी। वो एक हमने आश्रम बनाया, तो हमारे पास आश्रम भी है। और मंदिर इसलिए हो, मंदिर नहीं रहेगा तो आप चरित्र वाला पार्ट आप नहीं वर्कआउट कर सकोगे, इसलिए मंदिर होना बहुत जरूरी है गुरुकुल में, बहुत जरूरी। और अपना खेती हो जिससे कि वो मैक्सिमम चीजें अपनी उगा के अपना ले ले। तो इस तरह से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ना हर चीजों को, और ये सब कम खर्चे में हो तब, और कम खर्चा हो सकता है जब आप उसको लोगो लगाओ। तो इस तरह से करके आप जो 3 पॉइंट करे थे, लोकल, सिंपल एंड डुप्लीकेबल, तो ये तीनों पॉइंट आप उसमें कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।